ये कहानी है हल्क की। एक मॉन्स्टर जो कि सीधा आसमान से गिरा एक सैवेज प्लेनेट ऑफ सकार के ऊपर, एक ऐसी दुनिया जो कि पूरे के पूरे मॉन्स्टर से भरी हुई थी। लेकिन जब उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स ने उसको स्टैब करने की कोशिश करी, जला के राख करने की कोशिश करी, उसके खुद के गोश्त को खाने की कोशिश करी, जिसके बावजूद भी वो ये बात कभी नहीं भूला कि असली मॉन्स्टर्स कौन हैं। वो प्यूनी ह्यूमंस जिसने उसको यहाँ पे भेजा था। डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट, ये वो लोग हैं जिन्होंने हल्क को स्पेस के अंदर भेज दिया था। वो ये सोच रहे थे कि वो इस दुनिया को बचा रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि फाइनली उन्होंने हल्क को जान से मार दिया है, लेकिन हल्क वो जिंदा बच गया था क्योंकि वो एक ग्रीन स्कार है, द वर्ल्ड ब्रेकर, द आई ऑफ फैंगर, दी हल्क। और अब ये हल्क वापसी अपने घर लौट कर आ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली इनक्रेडिबल हल्क जो है वो इस वक्त अपने बहुत ही खतरनाक फॉर्म के अंदर मौजूद है, जो कि इस वक्त इस पूरे के पूरे सकार शिप के ऊपर खड़ा होते हुए आ रहा है और उसके सामने आने वाली हर एक चीज उसको वो कुचल रहा है और वो सीधा अर्थ की तरफ गुस्से में बढ़ता जा रहा है। हमारी कहानी शिफ्ट होती है नॉर्थ अमेरिका के एरोस्पेस डिफेंस कमांड के अंदर, जहां हम देखते हैं कि दो आदमी यहाँ पे आपस में बैठे हुए होते हैं और अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक उसमें से एक लेडी कहती है कि हैंग ऑन, आखिरकार ये हमें क्या चीज मिल रही है? तुम किसकी बात कर रही हो यार, ये कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, जरा गौर से देखो, सेक्टर 12 3 एप्पल बेकर 44, यहाँ पे कुछ अजीब तरह की रीडिंग्स मिल रही हैं। तो वो आदमी कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो कि कुछ रीडिंग्स तो आ रही हैं और इस लोकेशन को हम वैसे भी चांद कहते हैं। तो वो लेडी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये जो कोई भी रीडिंग्स है ये नॉर्मल रीडिंग से काफी ज्यादा अलग नजर आ रही हैं। इसका स्कोप कुछ ज्यादा ही बड़ा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज जो है वो चांद की तरफ आ रही है। और अगले पल हमारी कहानी यहाँ से सीधा चांद के ऊपर शिफ्ट होती है, जहाँ पे हमारा हल्क वो जोर से लैंड करता है। लेकिन यहाँ पे चांद पे उसका वेलकम करने के लिए कोई और नहीं बल्कि इनह्यूमंस की सिटी एटेलिन मौजूद है, जगह हम देखते हैं कि मेडिसा आती है और कहती है तुम लैंड ऑफ द इनह्यूमंस के अंदर बिना किसी अनाउंसमेंट के चले आए, वो भी जंग की तैयारी से। लेकिन ये वो फाइट नहीं है जो कि तुम चाहते हो। तुम मेरे लॉर्ड से पहले भी मुकाबला कर चुके हो हल्क, और वो तुम्हें हरा चुके हैं। ब्लैक बोल्ट का मास्टर ब्लो जो है वो तुम्हारे जिस्म की हर एक हड्डी को चटका सकता है और तुम चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहोगे। उनकी एक छोटी सी विस्पर जो है तुम्हारी इस ब्रोकन बॉडी को उठा के सीधा सूरज के अंदर फेंक सकती है। तुम्हारा और उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन हल्क पीछे पलटकर कहता है तुमने मुझे स्पेस के अंदर फेंका, तुमने मेरी दुनिया को बर्बाद करा। हल्क, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि रुक जाओ। नहीं, कभी नहीं। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क सीधा ब्लैक बोल्ट के ऊपर अटैक करने के लिए कूदता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। लेकिन वहीं से ब्लैक बोल्ट बहुत ही हल्की आवाज में कहता है कि बस। और अगले पल उसकी छोटी सी आवाज से एक जबरदस्त तरीके की शॉकवेव पैदा होती है जो कि चांद के पूरे सरफेस को उठा के फेंक रही होती है और इनक्रेडिबल हल्क की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। लेकिन इस सब के बावजूद जब हल्क यहाँ पे दूर उड़ के जाता है तो वो वापसी अपने कदमों पे खड़ा होता है। और इस पूरे के पूरे ब्लो की वजह से हम देखते हैं कि इनक्रेडिबल हल्क चांद को चीरता हुआ काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और ब्लैक बोल्ट और मेडिसा समझते हैं कि उन्होंने हल्क का काम तमाम कर दिया है। लेकिन जब ब्लैक बोल्ट यहाँ पे अपनी पीठ फेरते हुए जा रहा होता है, उसको आवाज आती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी विस्पर्स को सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी चीखें सुनने के लिए आया हूँ। और इसी तरह इनक्रेडिबल हल्क बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर सीधा ब्लैक बोल्ट के ऊपर उसको मारने के लिए कूदता है। इसी के बाद कहानी हमारी अर्थ पे शिफ्ट होती है, जहाँ पे वो लेडी कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि चांद पे कुछ चल रहा है। और अगले पल वो अपने कमांडर से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि कमांडर, लगता है कि हमारे पास एक सिचुएशन है। चांद के ऊपर एक बहुत ही बड़ी एक्सप्लोजन हुई है और बहुत बड़े बड़े लूनर रॉक्स के टुकड़े जो हैं वो घुस के हमारे ऑर्बिट में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वेट अ मिनट, अचानक ये हुआ क्या है? हमने उस पूरी की पूरी चीज़ का सिग्नल खो दिया है, ये सब चल क्या रहा है? लेकिन इसी तरह हमारी कहानी यहाँ पे सीधा व्हाइट हाउस के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि इस वक्त शील्ड के डायरेक्टर यानी टोनी स्टार्क साहब मौजूद हैं और सारे प्रेस वाले उनसे इस बारे में जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये न्यूज़ के अंदर जो बातें बताई जा रही हैं वो सब क्या चल रहा है। लेकिन वहीं से टोनी कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट कि कोई चीज़ हमारी सैटेलाइट से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से टकराई है, आपको इसी वक्त हमें ऑर्डर्स देने होंगे इससे पहले। लेकिन वहीं से मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं लगता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है स्टार्क, वो ऑलरेडी न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं। और इसी तरह सारे के सारे लोग न्यूयॉर्क के आसमान की तरफ देखते हैं, जहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और हल्क का शिप सीधा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एंटर होता है। और अचानक उस पूरे के पूरे शिप के अंदर से एक बहुत ही बड़ा होलोग्राम प्रोजेक्टर ऑन होता है और अगले पर हल्क सामने उतर कहता है प्यूनी ह्यूमंस, मैं यहाँ पे तुम लोगों को स्मैश करने के लिए आया हूँ और तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर किसका कसूर है, कौन है इसका जिम्मेदार। तुम इन लोगों को हीरोज के नाम से बुलाते हो लेकिन मैं इनको मॉन्स्टर्स मानता हूँ। जरा इनकी बातें सुनने की कोशिश करो कि इन लोगों ने मुझे मारने से पहले क्या कहने की कोशिश करी थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क इल्यूमिनाटी का वही मैसेज चलाता है जो कि प्लैनेट हल्क पे भेजने से पहले उसको सुनाया गया था।
और वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं, मैंने हमेशा तुम्हें अपना एज अ फ्रेंड माना है ब्रूस, लेकिन इस सब के लिए जो मैं करने जा रहा हूँ मुझे सच में बहुत ज़्यादा माफ़ कर देना। लेकिन तुम्हारे और हमारे अपने सेक के लिए हम तुम्हें यहाँ से दूर भेज रहे हैं, ताकि हम इस बात को मेक श्योर कर सकें कि तुम आज के बाद किसी को तंग ना कर सको। और ये पूरा का पूरा मैसेज सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर नहीं, बल्कि इस वक्त पूरे की पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहरों के अंदर चल रहा है। आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक बोल्ट, उन्होंने मुझे स्पेस के अंदर धकेल दिया। उन्होंने मुझे एक प्लेनेट पे भेजा जिसको सकार के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे मुझे हर रोज काटने की, यहाँ तक के मारने की कोशिश की गई है। जहाँ का एम्परर एक जालिम इंसान था जिसने मुझे अपना गुलाम बनाया, और उसके बाद उसने मुझे ग्लैडिएटर बना दिया। वो मुझे रोज लड़वाता था और मुझे रोज मरने के लिए भेजा करता था, लेकिन मैं सरवाइव कर गया अपने वॉर बाउंड के साथ। कॉर्क, मीक, एलॉय, ब्रूट और हीरोइन, हम सब ने मिलकर वहाँ पे एक दुनिया बनाई और मैं उनका ग्रीन किंग बन गया। और कायरा द स्ट्रॉन्ग होल्ड, वो मेरी रानी बनी। लेकिन तुम्हारे सो कॉल्ड हीरोज ने जिस शिप के अंदर मुझे भेजा था, उसके अंदर उन्होंने एक बॉम्ब भेजा था। उस बॉम्ब के फटने की वजह से मेरे प्लेनेट के मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, और अब ये सिटी भी इसी तरह से गिरेगी जिस तरीके से मेरा प्लेनेट बर्बाद हुआ है। तुम लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है, इस पूरे के पूरे शहर को खाली कर दिया जाए। और जब मैं वापसी लौट कर आऊंगा तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को। और अगले 24 घंटे के बाद अगर वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखे तो फिर मैं ये करूंगा तुम्हारे इस पूरे के पूरे बदसूरत प्लेनेट के साथ। और अगले पल इनक्रेडिबल हल्क यहाँ पे ब्लैक बोल्ट की हालत को दिखाता है, जो कि कुछ टाइम पहले उसको चांद के ऊपर से पीट कर आया है और इस वक्त ब्लैक बोल्ट का हशर नशर निकल चुका है। तो हम सिर्फ इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इनक्रेडिबल हल्क कितना ज्यादा गुस्से के अंदर है, क्योंकि ब्लैक बोल्ट सच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है, और अगर हल्क उसका ये हाल कर सकता है तो ये सच में सबके लिए डरने वाली बात है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से इनक्रेडिबल हल्क ब्लैक बोल्ट की बॉडी को अपने जहाज से नीचे फेंकता न्यूयॉर्क सिटी की तरफ और आगे की तरफ बढ़ जाता है अपने 24 घंटे का वक्त देके। इसी तरह आयरन मैन सूट अप करते हुए सीधे स्पेस की तरफ जाता और कहता है कि नोरेड, दिस इज आयरन मैन, और इस वक्त मैं पूरी की पूरी सैटेलाइट के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर जरा रुक जाइए, क्योंकि वहाँ पे उन सैटेलाइट्स के अंदर अजीब और गरीब तरह की कोडिंग्स चल रखी हैं। लगता है कि उन लोगों ने किसी तरह के वायरस और ट्रोजन्स को डाल दिया है। मेरे ख्याल से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो नोरेड, मैं यहाँ पे तुम्हारी परमिशन नहीं मांग रहा था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि आयरन मैन सीधा उड़ते हुए जाता और कहता है, मैं सैटेलाइट्स के मेन फ्रेम के अंदर टैप इन कर रहा हूँ, ताकि सारे के सारे कोड को रीराइट करके एक एंटीवायरस प्रोग्राम डाल के सारी सैटेलाइट्स को ठीक किया जा सके। सर क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? जरा मुझे देखो कि मैं क्या करता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि आयरन मैन बेसिकली इन सारी की सारी सैटेलाइट्स को ठीक करने की कोशिश करता है, जिनको बेसिकली हैक करके इनक्रेडिबल हल्क ने इस पूरे के पूरे मैसेज को दुनिया भर में भिजवाया है। लेकिन हल्क अपनी शिप में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ ये सब देख रहा होता है, और उसका वहाँ पे एक रोबोट बताता है, इनक्रेडिबल, इस आदमी की जो बॉडी है वो एक तरह के साइबरनेटिक मटेरियल से बनी हुई है। वो इसका इस्तेमाल करके इन सारी की सारी सैटेलाइट्स का कंट्रोल वापसी हासिल कर रहा है। वो हमें इन सैटेलाइट्स के अंदर लॉक इन कर देना चाहता है। लेकिन वहीं से अगले पल हल्क बोलता है, ये ह्यूमन बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हैं। और अगले पल हल्क अपने शिप से एक जबरदस्त तरीके का एनर्जी ब्लास्ट मार के आयरन मैन के ऊपर बरसाता है, जिससे आयरन मैन जोर से चिल्लाता है और वो सब पूछते हैं कि सर आखिरकार ये सब क्या था। तो आयरन मैन बोलता है कि मुझे लगा कि मैंने फायरवॉल को गिरा दिया है, लेकिन उसने अपनी ईएमपीज़ को काफी मॉडिफाई कर दिया और उसके जरिए मुझे एक बहुत ही खतरनाक किस्म का झटका लगा। सर आप हमें सिर्फ 1 घंटा दीजिए ताकि हम सारे के सारे ग्राउंड नेटवर्क्स को रीबूट करके न्यूक्स को तैयार कर सकें। तो हम देखते हैं कि आयरन मैन बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैयार करवाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अब मामला बहुत ज़्यादा हाथ से निकल चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्पेस के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे अपनी एस्ट्रल फॉर्म के अंदर आते हैं और कहते हैं, वो ब्लैक बोल्ट की आवाज़ के सामने टिक गया। क्या तुम्हें वाकई लगता है स्टार्क कि तुम अपनी मशीन्स के जरिए उसको रोक सकते हो? हमने उसको इससे ज़्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी कभी नहीं देखा। स्टीवन ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम चाहो तो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, उसको यहाँ से दूर भेज सकते हो। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं उसको दोबारा से दूर भेज दूं ताकि वो किसी और दुनिया पे जाके उनकी दुनिया को बर्बाद कर दे और फिर वापसी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होकर आ सके? नहीं, हमने इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है तो हमें ही इसको सॉल्व करना होगा। हमारे पास 24 घंटे का वक्त है। मेरे ख्याल से इन 24 घंटे के अंदर हमें अपने अपने तरीकों से इसकी तैयारी करनी चाहिए। इन द मीन टाइम मेरे कॉमरेड्स जो हैं वो तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आएंगे ताकि वो सिटी को खाली करवा सकें, और मैं यही तुमसे गुजारिश करूंगा कि मेरे लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश मत करना इन कुछ घंटों के अंदर। तो आयरन मैन बोलता है कि मैं इससे ज्यादा भी कुछ कर सकता हूँ। ये सारे के सारे अनरजिस्टर्ड सुपर हीरोज यहाँ पे मदद कर सकते हो और उनमें से किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो इस पूरे के पूरे मामले को खत्म होने के बाद खुद टर्न इन करते हैं गवर्नमेंट के सामने अपने आप को रजिस्टर करवा के, तो उनके ऊपर जो भी चार्जेस हैं मैं उन सबको मिटवा दूंगा।
तो स्ट्रेंज बोलते हैं तुम्हारे सेंटिमेंट्स काफी नाइस हैं। सैडली ये सब तो तभी हो पाएगा ना जब हम सब इस सब को खत्म करने के बाद जिंदा बच पाएंगे। फॉर द साइड नोट मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले सिविल वॉर का इवेंट हुआ था, जिसके बाद सारे के सारे सुपर हीरोज दो ग्रुप्स के अंदर बटे हुए हैं, जहाँ पे सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू है और आयरन मैन उसकी पैरवी कर रहा है और इसलिए उसको शील्ड का डायरेक्टर भी बना दिया गया है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके सीक्रेट एवेंजर जो हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो वो इसीलिए टोनी स्टार्क से कह रहे थे कि जब वो यहाँ पे मदद के लिए आएंगे तो उनको अरेस्ट ना किया जाए, और टोनी उनकी बात मानने के लिए मंजूर हो चुका है। आयरन मैन क्या तुम वहाँ पे मौजूद हो? यस मिस्टर प्रेसिडेंट, बताइए कि क्या खबर है। मुझे तुम बताओ कि वहाँ पे सब क्या चल रहा है। मिस्टर प्रेसिडेंट मेरे ख्याल से हमें मैनहट्टन को फौरन से खाली करवाना होगा। ओह टोनी, गॉड हेल्प अस ऑल। आई एम अफ्रेड मिस्टर प्रेसिडेंट कि सर हम आपके लिए बहुत अरेंज नहीं करवा सकते हैं, लेकिन इससे बढ़िया चीज़ है जिसके ऊपर हम काम करने के लिए ऑलरेडी लग चुके हैं। 47 मिनट्स लेटर द नॉर्थ इन वर्मोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड यहाँ पे एक आदमी से मिलने के लिए आए हैं उसके घर के अंदर, जहाँ पे वो कहता है कि मैंने पूरे के पूरे हीरोकिन को रोका बोगोटा के अंदर, जैसा कि आपने मुझसे करने के लिए कहा था रीड। वेल डन रॉबर्ट, तुमने तो सच में बहुत ही बढ़िया काम करा और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी थेरेपी भी काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। तुम इस दुनिया के अंदर जितना ज्यादा निकलोगे तुम उतने ही ज्यादा यूज्ड टू होते जाओगे। हाँ तुमने ठीक कहा आयरन मैन, तो अब बताओ कि इसके बाद मुझे क्या करना है? क्या कोई अर्थक्वेक है या वोल्केनो? तुम वैसे काफी ज्यादा करीबी हो, लेकिन इस बार बात है द हल्क की। हल्क? क्या वो किसी तरह के खतरे के अंदर है? हाँ रॉबर्ट, तुम ऐसा कह सकते हो कि वो किसी मुश्किल के अंदर तो है ही। क्या हुआ रॉबर्ट, तुम इतने अफसोस में क्यों चले गए हो? तुम जानते हो ना आयरन मैन कि हल्क वो मेरा एक दोस्त है। तो रीड कहते हैं कि तुमने ठीक कहा रॉबर्ट, और हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हल्क के तुम करीब होते हो तो वो काम डाउन हो जाता है। हाँ रीड आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो मुझे अपना दोस्त मानता है और मेरे सामने उसकी सारी की सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। हाँ हमें भी ऐसा ही लगा था और इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। वहीं से लेकिन रॉबर्ट बोलता है, लेकिन आखिरी बार जब मैं हल्क से मिला था तो वो वॉइड से लड़ रहा था और वॉइड ने उसके जिस्म के अंदर होने वाली हर एक हड्डी को तोड़ दिया था, और उसके बाद मुझे इस बारे में पता चला कि दरअसल वो वॉइड मैं ही हूँ और कोई और नहीं। रॉबर्ट अब तुम वॉइड को हरा चुके हो, क्या तुम्हें याद नहीं है? और अब तुम द सेंट्री हो, द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग इन द यूनिवर्स। हाँ लेकिन मुझे ये सब करना ठीक नहीं लग रहा। तो रीड बोलते हैं कि देखो रॉबर्ट, इस वक्त हमें तुम्हारी जरूरत है, और वहीं से रीड बोलते हैं कि इस वक्त हल्क को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये सुनने के बाद रॉबर्ट की वहाँ पे आंखें खुलती है और अचानक वहाँ पे एक फ्लैश ऑफ लाइट आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट वहाँ पे अपने असली रूप यानी कि दिस सेंट्री के अंदर बदलता है और वो कहता है कि ऑल राइट, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। ऑल राइट, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली आयरन मैन और मिस्टर फैंटास्टिक यहाँ पे सेंट्री को तैयार कर रहे हैं कि अगर उनके हाथों से हल्क नहीं संभला, अगर वो हल्क को ना रोक सके, तो उनके पास आखिरी बैकअप जो प्लान है वो सेंट्री ही होगा, जो कि उसको कंट्रोल कर सकता है क्योंकि वो उसका दोस्त है। लेकिन इसी तरह जब आयरन मैन और रीड यहाँ से जा रहे होते हैं तो सेंट्री कहता है, टोनी क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? लेकिन कहानी हमारी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली स्पाइडरमैन यहाँ पे अपने ब्लैक कॉस्ट्यूम के अंदर मौजूद है और कहता है कि सब के सब लोग आगे देखते रहें और चलते रहें, हमें जल्द से जल्द इस शहर को खाली करवाना है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ से निकल नहीं रहे होते और यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे होते हैं। तो स्पाइडरमैन पूछता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? तो कहते हैं कि कम ऑन स्पाइडी, तुम इस बात को जानते हो कि ये सब बकवास है। तुम सारे के सारे लोग जिनको हम हीरोज मानते थे उन्होंने हल्क को स्पेस के अंदर भेज दिया। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा गलत करा और तुम लोग अब हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते हो। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो इस वक्त तुम लोग बहुत ज्यादा चीजों को जानते नहीं हो और इसका फैसला तुम अभी नहीं कर सकते हो पाल, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन वहीं पर अगले पर एक जोरदार शॉकवेव महसूस होती है और सब चिल्लाते हैं, क्या? ओ माय गॉड, ये हल्क है। नहीं, ये हल्क नहीं बल्कि शी हल्क है, और अगर ही हल्क यहाँ पे आ गया तो इस बात को याद रखना कि वो इसे 1000 टाइम्स ज्यादा जोर से स्मैश करता है। तो क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जब वो यहाँ पे आएगा तो तुम्हें उसके करीब रहना चाहिए? और हम देखते हैं कि शी हल्क यहाँ पे अपनी जबरदस्त तरीके की एंट्री मार के सारे लोगों को जाने के लिए मना लेती है। और स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ सुनो तुम लोगों ने कि क्या कहा उसने, अब फौरन से उसकी बात को मानो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पूरे के पूरे शहर को खाली कराने की अपने अलग अलग तरीके से तैयारी चल रही है, जहाँ पे नेमोर और सारे बाकी दूसरे हीरोज यहाँ पे मौजूद हैं जो कि सारे के सारे लोगों को शहर से फौरन निकाल रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे शहर के अंदर बेसिकली यूएस गवर्नमेंट के और आर्मीज के शिप घूम रहे होते हैं जो कि अनाउंसमेंट करते हैं ये आपका आखिरी चांस है शहर को छोड़ने के लिए। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो ये आखिरी मौका है कि आप हमसे मांग लीजिए, हम आपको सारे के सारे लोगों को यहाँ से आइलैंड से बाहर निकालेंगे ताकि आप कहीं और जाके सेफ रह सकें। अभी 9:13 हो चुके हैं और कुछ टाइम के बाद हमारे चक्कर लगना बंद हो जाएंगे। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट किसी भी डेथ और इंजरी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। यह आपके पास आखिरी मौका है इस शहर को खाली करने का। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे यूएस आर्मी के लोग बात कर रहे होते हैं सुपर हीरो से और यही कहते हैं कि 5 मिलियन लोगों को सिर्फ 23 आवर्स के अंदर यहाँ से कहीं और ले जाया गया। ये सच में एक बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि अगर इतनी ज्यादा मेहनत की जा रही है तो इस वक्त खतरा शायद कुछ ज्यादा ही बड़ा है। हल्क से तो हम पहले भी डील कर चुके हैं, तो ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है।
तो वहीं से कैरल जानवर्स कहती हैं, चीफ ये बात जो है पहले की तरह नहीं है, उसने जो है ब्लैक बोल्ट को स्मैश कर दिया है। अच्छा, और ये ब्लैक बोल्ट बंदा है कौन? मुझे तो उसके बारे में नहीं पता। तो स्पाइडरमैन कहता है कि वेल, मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से हल्क ने उसकी क्या बुरी हालत करी है, और जहां तक मुझे अंदाजा है वो इस गैलेक्सी के अंदर होने वाला सेकंड मोस्ट पावरफुल गाय है। तो चीफ कहते हैं, अच्छा तो इसका मतलब कि अब वो तीसरा आदमी बन चुका है। हाँ मेरे ख्याल से, लेकिन आपको उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। नुमेरो उनोस, देखो हमारा नंबर 1 हीरो अपने रास्ते पे आ चुका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बीहोल्ड द ब्लॉन्ड बॉम्बशेल, द गोल्डन गार्डियन, द जरा एक मिनट। ओह नट्स, मुझे तो लगा कि यहाँ पे शायद सेंट्री आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे आसमान के ऊपर उड़ता हुआ कोई और नहीं बल्कि आयरन मैन आ रहा होता है अपने हल्क बस्टर सूट के अंदर, और कहता है कि वेल, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोगों को देख के मुझे मुंह बन जाएगा। तो पीटर बोलता है कि बुरा मत मानिएगा बॉस, लेकिन हम यहाँ पे सेंट्री को एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेंट्री यहाँ पे जरूर आएगा, लेकिन जब सही वक्त आएगा तभी। ड्यूड, क्या गैलेक्टस शहर में वापसी आ चुका है क्योंकि तुम इतना बड़ा सूट पहन कर आए हो? ओह जरा एक मिनट, मेरा स्पाइडी सेंस टिंगल कर रहा है। और अगले पर हम देखते हैं कि बेसिकली जब वो पीछे पलट के देखते हैं तो हल्क अपने स्पेसशिप के साथ यहाँ पे आ चुका है, और आयरन मैन बोलता है कि सारे के सारे सिविलियंस को यहाँ से फौरन निकाल लिया जाए, इस बैरिकेड से बाहर लेके जाओ। शी हल्क, सैमसंग, केज, वंडरमैन, मिस मार्वल, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सारे के सारे लोगों को इस कॉम्बैट जोन से बाहर लेके जाओ, ये मेरी लड़ाई है। और इस बात को याद रखना कि वो जितना ज्यादा गुस्से में आएगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाएगा, तो इसलिए हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी मत करना जब तक मैं उसे ना निमट लूं या वो मुझसे ना निमट ले। और इस तरह आयरन मैन अपने हल्क बस्टर आर्मर के अंदर उड़ता हुआ सीधा हल्क की तरफ जाता है, और हल्क अपने शिप का दरवाजा खोलकर सीधा उसकी तरफ उड़ता है, और इसी तरह दोनों सुपर हीरोज एक दूसरे की तरफ काफी स्पीड से जाते हैं, और वहाँ पे जैसे उनके दरमियान एक क्लैश होता है तो उनके क्लैश की शॉकवेव इतनी ज्यादा होती है कि आसपास एक जबरदस्त तरीके की शॉकवेव को महसूस किया जाता है। सारी की सारी बिल्डिंग्स के शीशे टूट के चकनाचूर हो गए होते हैं, आसपास के हेलीकॉप्टर्स वो हिलना शुरू हो चुके होते हैं, और वहीं से सारे न्यूज वाले कहते हैं कि ये सच में बहुत इनक्रेडिबल है। हैंग ऑन, यहाँ पे हमें एक ट्रांसमिशन मिल रहा है, हम आपको सुनाते हैं। दिस इज टोनी स्टार्क, आयरन मैन, डायरेक्टर ऑफ शील्ड, और अगर ये हल्क का रिटर्न के लिए आप किसी को ब्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे ही ब्लेम करना होगा। लेकिन ये सब कुछ जो मैंने करा था और जो कुछ भी मैं आज करूंगा या जो कुछ भी मैं आज तक करता आया हूँ वो सिर्फ मैंने इसीलिए करा है ताकि मैं अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकूं। किसी ने मुझसे एक बार कहा था कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरे ख्याल से ये लेसन जो है सिर्फ एक बच्चे के लिए ही ठीक है जिसकी छोटी सी सोच होती है, वो चीज़ों को सही तरीके से ही समझता है, लेकिन असली दुनिया के अंदर चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होती हैं। जब मैंने इस आर्मर को पहना तो मैंने अपने कब्जे में इतनी ज्यादा शक्ति को कर लिया है जितना एक इंसान को कभी भी अपने काबू में नहीं करना चाहिए, और इसलिए शायद इस वक्त मेरे ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मौजूद हैं कोई और इंसान उसको बर्दाश्त भी ना कर पाएगा। लेकिन आज मैं अपना काम जरूर करूंगा, आज मैं सबको प्रोटेक्ट जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली आयरन मैन और हल्क के दरमियान जो फाइट हो रही होती है वो पूरी की पूरी न्यूयॉर्क सिटी को हिला रही होती है, जहाँ पे उनके एक एक पन से एक एक बिल्डिंग टूट रही होती है और वो उसको चीरते हुए जा रहे होते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट वाशिंगटन डीसी के अंदर ये देख के खुश हो रहे होते हैं, डैलास टेक्सास के अंदर लोग स्टेडियम के अंदर इसको एज अ मैच देख रहे हैं, और दुनिया भर में अलग अलग लोग इसको अपने अलग अलग तरीकों से एंजॉय कर रहे होते हैं। आज मुझे अगर हल्क को रोकना है तो मुझे पहले से कुछ ज्यादा ही करना होगा, क्योंकि मैंने अभी हल्क की बॉडी के अंदर कुछ नैनोबॉट्स को घुसा दिया है जो कि उसकी पावर्स को सप्रेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो उसको कितनी देर नीचे गिरा के रखने वाले हैं। लेकिन ये सारी की सारी अथॉरिटी जो कि मुझे दी गई है यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट की तरफ से और शील्ड की तरफ से, मैं इस बात को जानता हूँ कि ब्रूस बैनर जो है वो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, और यहाँ पे अब जो कुछ भी होने वाला है उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही लेता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क बेसिकली यूएस गवर्नमेंट के सारे फाइटर जेट्स को यहाँ पे बुलाता है और हल्क के ऊपर जबरदस्त तरीके के मिसाइल्स मार के वहाँ पे एक जबरदस्त तरीके का धमाका करता है। और हम देखते हैं कि बेसिकली सेंट्रल पार्क के अंदर जब हल्क यहाँ पे गिर चुका होता है तो आयरन मैन यहाँ पे अपने वॉर हेड्स को मंगवा के सीधा उसके ऊपर बरसाना शुरू करता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का धमाका होता है। लेकिन उस पूरी की पूरी आग के अंदर हल्क चिल्लाता है कायरा, और उसको वो सारे के सारे ख्याल आ रहे होते हैं अपनी वाइफ के, जो कि उससे कहती है कि तुम मेरे साथ जलोगे जैसा कि मैं तुम्हारे साथ जल रही हूँ, हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। यही वो जगह है जहाँ तुम बिलोंग करते हो, अपने लोगों के साथ, अपनी रानी के साथ और अपने होने वाले बच्चे के साथ। और अचानक हम देखते हैं कि वो कायरा और हल्क की एक छोटी सी दुनिया के अंदर एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ खत्म हो चुका होता है, और यही सारी की सारी बातें हल्क को याद आके उसको और पे और ज्यादा गुस्सा दिलाते जा रही हैं। और जब ये पूरा का पूरा धमाका ठंडा होता है तो वहीं हल्क बैठा हुआ बोलता है तुमने उसको जान से मार डाला। और अगले पल हल्क बस्टर आर्मर की तरफ हम देखते हैं कि हल्क उछलता हुआ सीधा आता और आयरन मैन से वे के अल्फाज बोलता है ओह हेल, अब बचना मुश्किल है। और इसी तरह यहाँ पे हल्क आके सीधा आयरन मैन की हल्क बस्टर आर्मर के अंदर घुसता है और उसको सीधा यहाँ से अपने साथ उठाता हुआ लेके एवेंजर्स टावर के अंदर जाता है और उसको मारते हुए उस पूरे के पूरे एवेंजर्स टावर को नीचे गिराता है और उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को खत्म करते हुए टोनी स्टार्क को जमीन पे ले आता है।
और ये पूरे के पूरे एवेंजर्स टावर के डिस्ट्रॉय होने के बाद सारे के सारे हीरोज उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि पता कर सके कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन उस पूरे के पूरे मलबे के और उस पूरे के पूरे मिट्टी के अंदर से एक साया नजर आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा इनक्रेडिबल हल्क आयरन मैन का काम तमाम कर चुका है। उसको इसी तरह न्यूयॉर्क सिटी के अंदर दूर खड़ा आयरन फिस्ट इस सारी की सारी तबाही को देख रहा होता है जो कि हल्क ने इस वक्त मचाई हुई है। और वो सीधा अपने सीक्रेट एवेंजर्स के घर यानी कि सैंटम सैंक्टोरम के अंदर आता है और कहता है कि माय गॉड, हल्क ने आयरन मैन को एक टीन के डब्बे की तरह क्रैश कर दिया है। कम ऑन डॉक्टर स्ट्रेंज, हम इस तरह से यहाँ पे छुप के नहीं बैठ सकते हैं इन पूरे के पूरे इल्यूजन्स के पीछे, जबकि वो इस पूरे के पूरे शहर के अंदर खुलेआम तबाहियों को मचा रहा है। लोग स्पाइडरमैन स्पाइडर वुमन जो है उस वक्त शहर के अंदर मौजूद हैं। आप जानते हैं कि वो उनको भी मार डालेगा, वो उन सबको जान से मार डालेगा और उसके बाद वो हमारे पास भी जरूर आएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि सैंटम सैंक्टोरम के अंदर यहाँ पे हमारे पास माया लोपेज की इको और हमारे पास हॉकाई जो कि इस वक्त अपने रोनन के अवतार के अंदर है, वो यहाँ मौजूद होते हैं। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हल्क कभी भी एक किलर नहीं था डैनी, इस बात को याद रखना। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि वेल, हो सकता है कि आपकी बात ठीक हो, लेकिन जब उसको ये बात पता चले कि उसके ही अपने दोस्तों ने उसको एग्जाइल कर दिया था एक एलियन वर्ल्ड के ऊपर और उन्हीं के शिप ने जो है उसके पूरे के पूरे प्लेनेट को उड़ा दिया, जिसके अंदर हजारों लाखों लोग मारे गए और साथ साथ उसकी बीवी भी, तो शायद उसके एटीट्यूड के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा ही ना। लेकिन वहीं से रोनन कहता है कि स्ट्रेंज का इसमें कोई लेना देना नहीं है आयरन फिस्ट, उन्होंने हमसे कह दिया है तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हाँ, तुमने ठीक कहा कि इस पूरे के पूरे किलिंग के अंदर हमारा कोई पार्ट नहीं था, लेकिन डैनी बिल्कुल ठीक कह रहा है। ब्लैक बोल्ट, आयरन मैन, रीड रिचर्ड और मैंने हल्क को स्पेस के अंदर शूट किया था। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसकी शुरुआत तो हमसे ही हुई थी ना। अगर वो हम चारों को ब्लेम करता है तो वो बिल्कुल ठीक भी करता है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही हल है कि मैं जाके सरेंडर कर दूं, शायद इसी के जरिए वो इस पूरी की पूरी तबाही को रोक पाएगा। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि लेकिन आप ये किस तरीके की बात कर रही हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, आप सॉर्सरर सुप्रीम हैं, आप चाहें तो अपनी सिर्फ एक छोटी उंगली को हिला के उसको रोक सकते हैं, तो आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है आयरन फिस्ट, कि मैं उसको दोबारा से स्पेस के अंदर भेज दूं ताकि वो और ज्यादा एंग्री होकर लौट सके? तो माया कहती है कि नहीं, आप उसको जान से मार डालिए। तुमने ठीक कहा है को कि मैं उसको जान से मार डालता और सारी जिंदगी अपने सोल के ऊपर एक धब्बे को लेके घूमता रहूं? नहीं, इस सब को खत्म करने का एक और तरीका मौजूद है। तो मेरे लिए दुआ करो मेरे बच्चों कि जिन मंत्रों को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन शक्तियों को हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो काम आ जाएं, क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूँ कि ये सारी की सारी शक्तियाँ और ये पाथ मुझे किस रास्ते में लेके जाएगा। मैं यहाँ पे एक हीरो की तलाश कर रहा हूँ, उस हीरो की जिसको मैं हरा सकता हूँ, जिसको मैं रिडीम कर सकता हूँ। हल्क को मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँ अगर कि मेरा ये स्पेल काम करे तो मुझे उसके अंदर जाने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करता है कि वो मुझे अपने करीब भी नहीं आने देगा। और इसी तरह हम यहीं से अगले पल शिफ्ट होते हैं इनक्रेडिबल हल्क के पास, जहाँ पे उसने आयरन मैन के हल्क बस्टर के आर्मर के धज्जियां उड़ा दी, उसको मोड़ तोड़ के बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। लेकिन वहीं से लूक केज चिल्लाता है, अगर हमें ये करना है तो हमारे पास यही मौका है। आफ्टर ऑल वो तो सिर्फ एक ही आदमी है, वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। और इसी तरह यहाँ पे लूक केज, स्पाइडरमैन, एरीज, गॉड ऑफ वॉर, मिस मार्वल, वंडर वैन और डॉक्टर सैमसंग मौजूद होते हैं, जो कि हल्क से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी ऊपर से जबरदस्त तरीके की एंट्री होती है वॉर बाउंड की, और वहीं से हीरोइन कहता है कि वी आर द वॉर बाउंड ऑफ द सकार, हीरोइन द अशेम्ड, कॉर्क द क्रोनन, एलोए काइफी, मीक द अनहाइव्ड, और इस ब्रूड का कोई नाम नहीं है। हम सब यहाँ पे हल्क के साथ खड़े हैं। अगर तुम्हें हल्क से निपटना है तो तुम्हें हमसे होके जाना होगा। ये हमारा राजा है, हमारा हीरो है। दिस इज अवर सकार सन। इस सकार सन ने हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रक्शन से बचाया था। While you stand with Iron Man, Richard and Strange, जो कि मर्डर्स हैं, चाइल्ड किलर्स हैं और वर्ल्ड ब्रेकर्स हैं, हम लेकिन इस सब के बावजूद भी तुम लोगों को एक मौका देते हैं ह्यूमंस। अपने नाम को बताओ और हमारे इस वॉर बाउंड को आगे ज्वाइन कर लो और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाओ। हमारे साथ मिलके ग्रीन किंग को सर्व करो और यही अब से तुम्हारी डेस्टिनी होने वाली है। लेकिन ये सुन के एरीज गॉड ऑफ वॉर को गुस्सा आकर कहता है, तुम इस सब को लेके जाओ भाड़ में, अवेंजर्स अटैक। लेकिन वहीं से शी-हल्क आके उसके एक्स को पकड़ लेती है। तो एरीज बोलता है कि क्या हो गया लेडी, क्या तुम्हें अपने हाथ खोने का बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है? और मिस मार्वल भी बोलती है कि शी-हल्क ये तुम क्या कर रही हो? और इसी तरह हम देखते हैं कि शी-हल्क बोलती है कि यही तो तुम लोगों के साथ असली प्रॉब्लम है कि तुम हीरो जो किसी ना किसी साइड को चूज करना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ अपने कजन से बात करने के लिए आई हूँ। तो इसे सैमसंग बोलता है कि देखो, हमने इससे पहले भी बात करने की कोशिश करी है जैन, लेकिन ये हल्क बहुत ज्यादा इस वक्त गुस्से के अंदर है। इससे तकरीबन हर एक शख्स को मार दिया जो कि इसके सामने खड़ा हुआ है। तो जैन बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, लेकिन मैं अपने कजन ब्रूस बैनर को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, जो कि इस हल्क से बिल्कुल ही अलग है। अगर मेरा कजन यहाँ पे इसके अंदर कहीं मौजूद है तो वो मेरी बात जरूर सुनेगा। तो बताओ ब्रूस की क्या मैस तुमने क्रिएट कर दी है? चलो मुझसे बात करो, हम सबको मिलकर सुलझा सकते हैं। और ये देख के मीक बोलता है, क्या तुम उन सारे के सारे लोगों को वापसी लेकर आ सकती हो जो कि हमारे उस क्राउन सिटी के अंदर मारे गए थे? क्या तुम एलोए की माँ को लेकर आ सकती हो, हीरोइन के एल्डर्स को लेकर आ सकती हो, कायरा द स्ट्रॉन्ग होल्ड और हमारे हल्क की रानी को वापसी लेकर आ सकती हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रही कीड़े, मैं अपने कजन ब्रूस से बात कर रही हूँ। लेकिन हल्क बोलता है कि चली जाओ यहाँ से।
देखो ब्रूस, अगर टोनी या दूसरे सारे के सारे लोग इसके अंदर कहीं भी इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली खत्म हुई, तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर तबाही हुई है, तो इस बात को याद रखो कि मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगी। हम उनको ट्रायल के ऊपर लेकर आएंगे, जो गुनाह उन्होंने किए हैं उसकी सजा जरूर दी जाएगी। और तुम जहाँ तक भी जाने के लिए कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस तरीके से तुम इन सारे के सारे जस्टिस को हासिल करना चाहते हो ये ठीक नहीं है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तो हल्क बोलता है अगर ऐसी बात है तो वो जस्टिस मुझे अभी चाहिए। देखो मेरे भाई, मैं ये सब अभी फौरन नहीं कर सकती हूँ। अगर अभी नहीं कर सकती तो अपना मुंह बंद रखो और लड़ना शुरू करो। लेकिन वहीं से जेनिफर अपने आप को तैयार करती और कहती है कोई भी अटैक नहीं करेगा। अगर हमने पहला अटैक नहीं करा तो हल्क हमसे कभी नहीं लड़ेगा। लेकिन यहीं पे जेनिफर गलत हो जाती है और हल्क सीधा आके जेनिफर को एक जबरदस्त तरीके का पंच मारता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि जेनिफर भी उसको जबरदस्त तरीके के पंच मार के उसका खून निकाल देती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे जेनिफर को पकड़ता है और सीधा जमीन के अंदर गाड़ देता है। और सारे के सारे एवेंजर्स हल्क के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं एरीज की लीड के ऊपर। लेकिन जेनिफर ये देख के काफी डर चुकी होती है और कहती है कि गॉड हेल्प अस, मैंने अपने कजन को उससे ज्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा। और वहीं से एरीज अपना जबरदस्त तरीके का अटैक करता कहता है कि हाँ तो अब क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो मॉन्स्टर। लेकिन हल्क एरीज को जमीन के अंदर गाड़ते हुए बोलता है कि नहीं, कभी नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे अगले पल इनक्रेडिबल हल्क और वार बाउंड के साथ साथ यहाँ पे सारी के सारी सुपर हीरो जो यहाँ पे मौजूद होते हैं उनके दरमियान एक जबरदस्त तरीके का क्लैश शुरू होता है, जहाँ पे हमारा हीरोइन जो है वो लूक केज से लड़ रहा होता है, इनक्रेडिबल हल्क डॉग सैमसंग से लड़ रहा होता है और एक ही पंच के अंदर उसको उठा के दूर फेंकता है। जहाँ पे हमारा हीरोइन लूक केज से, डॉक्टर सैमसंग हल्क से, स्पाइडर वुमन ब्रूट से लड़ रही होती है, स्पाइडर वुमन मीक से लड़ रही होती है, मिस मार्वल ब्रूट से लड़ रही होती है और वंडर मैन हमारा कॉर्क से लड़ रहा होता है। और ये देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे सारे के सारे वार बाउंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, जो कि सारे के सारे लोगों का बहुत ही बुरी तरीके से पेल रहे होते हैं। तो वहीं से मिस मार्वल बोलती हैं कि ये बात तो समझ लो कि हम इन सारे के सारे लोगों को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ज्यादा टाइम को बाय करना होगा ताकि रीड रिचर्ड्स वो कर सकें जो कि उनको करने की जरूरत है। क्योंकि यहीं से अगले पल हम सीधा रीड रिचर्ड और फैंटास्टिक फोर, स्टॉर्म और ब्लैक पैंथर के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि दरअसल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तरह की चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, एक डिवाइस जो कि रीड रिचर्ड बना रहे हैं हल्क से मुकाबला करने के लिए। और रीड कहता है कि ऑल राइट स्टॉर्म, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा चार्ज काफी होगा, अब सबके सब फौरन यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो जॉनी बोलता है कि बाहर निकल जाओ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। और ब्लैक पैंथर बोलता है कि देखो अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है रीड, इस पूरे के पूरे सर्किट्स के अंदर काफी ज्यादा लेयर्स मौजूद हैं जो कि हमें कंप्लीट मिलके करनी होंगी। लेकिन रीड कहता है कि मैं सबको खत्म कर लूंगा टीछाला, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। रीड तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। टीछाला देखो तुम्हारा इसके अंदर कोई लेना देना नहीं था हल्क के एग्जाइल के अंदर, ये तुम्हारी फाइट नहीं है। लेकिन ब्लैक पैंथर बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई कि तुमने इसको हमारी फाइट बना दिया है, तुम और तुम्हारे दोस्तों ने इसको इस पूरी की पूरी दुनिया की फाइट बना दिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे हल्क बेसिकली सारे के सारे सीक्रेट एवेंजर्स और हीरोज को जबरदस्त तरीके से स्मैश कर चुका है, जिसमें से वो हिल भी नहीं पा रहे हैं। और वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि उसने सारे के सारे एवेंजर्स को स्मैश कर दिया है, उनका उससे कोई मुकाबला ही नहीं है और तुम्हारा भी हल्क से कोई मुकाबला नहीं है, तुम्हें जितने ज्यादा हीरोज की मदद मिल सके तुम्हारे लिए कम है। और वहीं से रीड बोलता है कि लेकिन तुम लोग फिर भी यहाँ से चले जाओ। तो वहीं से सू आती है कहती है कि खामोश हो जाओ रीड, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो रीड बोलता है कि ये सच में पागलपन है सू, उसकी जो पावर्स है इस वक्त बिल्कुल ऑफ द चार्ट जा चुकी हैं, जो कि मैंने कभी नहीं देखी थी। लिटरली यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है जिसके जरिए हम उसको रोक सकें। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ पे चले जाऊंगी ताकि वो हल्क यहाँ पे आके तुम्हें जान से मार सके? क्या तुम अपने दिमाग को इतना ज्यादा कमजोर समझते हो कि तुम्हें लगता है कि मैं चले जाऊंगी? लेकिन वहीं से रीड बोलते हैं कि ओ सू प्लीज, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि ये सारी मुसीबतें तुम लोगों के ऊपर आए। लेकिन वहीं से जॉनी बोलता है कि रीड मेरे ख्याल से अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि वार बाउंड और हल्क सीधा उड़ते हुए यहाँ पे बैक्स्टर बिल्डिंग की तरफ आते हैं। लेकिन वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, और वो यहाँ पे एक जबरदस्त तरीके से स्टॉर्म समन करती है और सीधा हल्क को स्टॉर्म से हिट करती है, जिससे वो दूर जाके एक बिल्डिंग के ऊपर गिरता है। और वहीं से वार बाउंड यहाँ पे आते और द थिंग बोलता है कि कम ऑन रॉकी, अब तुम क्या करने वाले हो। तो कॉर्क बोलता है कि हमें सिर्फ रीड रिचर्ड्स चाहिए अर्थमैन, हम उसको लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। अगर तुम्हें रीड चाहिए तो उसको हासिल करने के लिए तुम्हें मुझसे होके गुजरना होगा। तो एलोय बोलती है इसमें तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हीरोइन बोलता है तुम ह्यूमंस गिव अप कर दो, क्योंकि तुम इस बात को जानते हो कि तुम हमें रोक नहीं सकते हो। तो वहीं से ब्लैक पैंथर बोलता है कि क्लियरली तुम लगता है कि मेरी बीवी से अभी तक मिले नहीं हो, क्योंकि वहीं पे स्टॉर्म जो है वो जबरदस्त तरीके के स्टॉर्म्स को क्रिएट करती है, हवाओं के तूफान को लेकर आती है और मीक और ब्रूट को उठा के दूर फेंकती है। और वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि जॉनी ऑल क्लियर, अब तुम्हारी बारी है। और वहीं से जॉनी हम देखते हैं कि यहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क के पास आता और कहता है कि हेड्स अप, अब जो मैं करने जा रहा हूँ सब पीछे हट जाओ। आई थिंक मुझे यहाँ पे थंडर की आवाज भी चाहिए होगी। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटरली जॉनी स्टॉर्म जो है वो अपनी पूरी की पूरी फुल टोटलिटी ऑफ पावर को जो है इनक्रेडिबल हल्क के ऊपर बरसाना शुरू करता है। साथ साथ स्टॉर्म अपनी बिजली से उसको हिट कर रही होती है और यहाँ पे इस पूरी की पूरी आग और तूफान का धमाका इतना ज्यादा होता है कि जिस बिल्डिंग के ऊपर इनक्रेडिबल हल्क होता है
वो कुछ ही सेकंड के अंदर इंसिंडिग्रेट होकर और वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक विस्फोट होता है जिसकी शॉक वेव दूर दूर तक महसूस की जा रही होती है। लेकिन द थिंग बोलता है ओ नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दरअसल हम देखते हैं जब वो पूरा का पूरा धमाका ठंडा होता है तो उस धमाके के अंदर इनक्रेडिबल हल्क अभी भी यहाँ पे सही सलामत खड़ा होता है और जॉनी स्टॉर्म को हल्क ने बहुत जबरदस्त तरीके से मार मार के पेल दिया होता है। तो वहीं से कॉल बोलता है कि अर्थमैन तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऑलरेडी हार चुके हो। लेकिन द थिंग इनक्रेडिबल हल्क के सामने आता और कहता है मेरी सारी जिंदगी मुझसे लोगों ने यही कहा है कि मैं हार मान जाऊं, लेकिन मिसेस ग्रेम्स का लड़का कभी भी किसी भी फाइट से मुंह मोड़ के नहीं जाता है, खासकर तब जब यहाँ पे क्लॉबरिंग टाइम हो। और अगले पल द थिंग यहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क के ऊपर एक जबरदस्त तरीके का पंच मारता है और हल्क बोलता है तो तुम हो दमदार। और वहीं से द थिंग बोलता है ऑल राइट देन, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही ठीक। और इसी तरह द थिंग और हल्क के बीच एक जबरदस्त तरीके का मुकाबला होता है जहाँ पे लिटरली उनके एक एक पंच से जो है पूरी की पूरी शॉक वेव्स पैदा हो रही होती हैं, क्योंकि द थिंग और इनक्रेडिबल हल्क पहले भी पास के अंदर काफी बार मुकाबला कर चुके हैं जहाँ पे कभी द थिंग या फिर कभी कभार जो हल्क है वो जीतता है। लेकिन आज हल्क वो हल्क नहीं है जो कि पहले हुआ करता था। आज हल्क जिस फॉर्म के अंदर मौजूद है वो किसी को भी धूल चटा सकता है। और यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है कि इनक्रेडिबल हल्क द थिंग को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है और सारे के सारे हीरोज देख के शॉक में होते हैं और हीरोइन कहता है मे ही हु डाइज वेल। और यहीं पे इनक्रेडिबल हल्क जब अपना फाइनल ब्लो मार रहा होता है द थिंग के ऊपर तो उसके सामने एक जबरदस्त तरीके की रोशनी आती है और वहीं से द थिंग बोलता है कि तुम्हें आने में काफी वक्त लग गया। और हम देखते हैं कि उस रोशनी के अंदर एक आदमी खतरनाक तरीके का मौजूद होता है जो कि कहता है हेलो हल्क। और हल्क बोलता है कि सेंट्री, तुमने ठीक कहा मेरे पुराने दोस्त, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ ही चुका हूँ। गोल्डन मैन, कॉर बोलता है कि हल्क ये तुम क्या कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, हमें जो करना है हम वो करके ही जाएंगे। लेकिन द थिंग बोलता है अब उस सब के बारे में भूल जाओ, अब वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला है। मुझे ये आदमी वैसे तरह पसंद तो नहीं था, लेकिन एक बात सेंट्री के बारे में जरूर है कि वो हल्क को जब भी मिलता है काम डाउन कर ही देता है। वो और सेंट्री आपस में दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स। ये वार बाउंड कुछ भी नहीं है जो कि तुम लोगों ने बनाया हुआ है। असल दोस्ती हल्क और सेंट्री की है, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही पुराने जिगरी दोस्त हैं। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हल्क तुम लोग की नहीं सुनने वाला। लेकिन यहीं पे हम देखें कि सेंट्री जब यहाँ पे हल्क की तरफ आता है उसको काम डाउन करने के लिए तो हल्क वहाँ पे उसका हाथ पकड़ के कुचल देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल वो सेंट्री नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स होते हैं जिन्होंने अपनी मशीन का इस्तेमाल करके इस तरह की इल्यूजन को क्रिएट किया होता है कि वहाँ पे सेंट्री है। और वहीं पर इनक्रेडिबल हल्क अटैक करता है जिसको सू जो है वो अपनी शील्ड से ब्लॉक कर देती है। और वहीं से वो कहती है कि ब्रूस अब बस बहुत हो चुका है, तुम्हें रुकना ही होगा। तो हल्क बोलता है कि अगर मैंने एक बॉम्ब सेट किया होता जिसने तुम्हारे हस्बैंड को, तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारी पूरी दुनिया को जान से मार दिया होता तो क्या तुम रुकती सू? ब्रूस तुम इस बात को जानती हो कि रीड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ ब्रूस कि तुम कोई किलर नहीं हो, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि बेसिकली इनक्रेडिबल हल्क सू की शील्ड के ऊपर इतनी जोर से अटैक करता है कि उसकी शील्ड टूटती है और सू यहाँ पे नॉकआउट हो जाती है। और अगले पल हल्क यहाँ पे आता है और मिस्टर फैंटास्टिक के ऊपर अटैक करना शुरू करता है जहाँ पे उनको जमीन के अंदर गाड़ के उनको खींच के मार रहा होता है। मिस्टर फैंटास्टिक उससे लड़ने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन हल्क से इस वक्त मुकाबला करना किसी भी इंसान की बस की बात है ही नहीं। और इनक्रेडिबल हल्क यहाँ पे पूरी की पूरी फैंटास्टिक फोर की टीम को फेल चुका होता है। और वहीं से सू बोलती है कि बॉब इट्स सू, हम फेल हो चुके हैं, हमने इसको तुम्हारे बगैर करने की कोशिश करी, रीड ने तुम्हारी एनर्जीज तक को सिंथेसाइज करने की कोशिश करी और हल्क को काम डाउन करने की भी कोशिश करी, लेकिन इससे बात नहीं बनी। और हम देखते हैं कि सू यहाँ पे बेसिकली सेंट्री को ये सारी की सारी बातें बता रही होती है और कहती है अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत है, द रियल यू, द हीरो, द फ्रेंड। और इसी तरह हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर सारे के सारे लोग जो यहाँ पे रुके हुए होते हैं वो यहाँ पे हल्क का साथ देना शुरू कर चुके हैं, वो हल्क को हीरो मानना शुरू कर चुके हैं। लेकिन यहीं से हल्क का पुराना दोस्त रिक जोन्स यहाँ पे आता और कहता है कि दिस इज इनसेन, क्योंकि अगले ही पर हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे अपनी वॉर बाउंड के साथ सारे के सारे एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को अपने साथ घसीटता हुआ इस रोड के ऊपर लेकर आ रहा होता है। और इस तरह यहाँ पे सारे के सारे लोग जमा हुए थे हल्क की साइड के लिए। तो कुछ न्यूज रिपोर्टर्स उनके ओपिनियन ले रहे होते हैं और वहीं पे वो रिक जोन्स के ओपिनियन लेने के लिए आता और कहता है कि आप बताइए सर कि आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है। तो रिक कहता है कि फिलहाल तो मुझे अपने एक दोस्त से जाके मिलना है। और वो अगले पर हल्क के सामने आता और कहता है कि हे हल्क, ये सब तुम क्या कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें याद भी हूँ? तो मीक बोलता है कि तुम रिक जोन्स हो, हम जानते हैं कि तुम कौन हो, हमारे रोबोट ने तुम्हारी फाइल्स बताई थी, हमने तुम्हें देखा था उन सारी की सारी फाइल्स के अंदर। तो ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पे भेजा किसने है? मुझे किसी ने नहीं भेजा। झूठे, तुम अपने आप को हल्क का दोस्त कहते हो लेकिन तुमने तो हल्क को छोड़ दिया था, उसको याद तक नहीं किया। तुम उन ह्यूमंस की मदद करने के लिए आए हो ना, तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है? कैप्टन अमेरिका ने? लेकिन वहीं से रिक जोन्स हल्क की तरफ देखकर कहता है कैप जो है अब वो मर चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और ये देख के हल्क एकदम खामोश हो जाता है। तो रिक कहता है कि जब से तुम यहाँ से गए हो उसके बाद से बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं, यहाँ पे सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा है। टोनी और रीड, सच कहूँ तो उन लोगों ने चीजों को काफी ज्यादा स्क्रूड अप कर दिया है। आई विश कि तुम यहाँ पे पहले आ चुके होते तो इन सारे के सारे पागलपन को रोक पाते।
और अगर तुमने यहाँ पे इनके साथ जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। मैं कहूंगा कि 10 में से 9% उनको इस चीज की जरूरत थी। जो तुमने उनको हिटिंग दी है वो ये डिजर्व करते थे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ये लोग बहुत कुछ करते हुए आ रहे हैं सुपर हीरो कम्युनिटी के अंदर। लेकिन हल्क इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से तुम ये सब कर रहे हो हल्क, ये ठीक नहीं है। तुम कभी भी ऐसे नहीं थे। और ये देख के हल्क जो है यहाँ पे थोड़ा सा समझने लगता है और अगले पर रिक जोन्स के ऊपर हाथ रखता है। लेकिन वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये रहा। तो ये रही वो ओपनिंग जिसकी मुझे तलाश थी। और हम देखते हैं कि जैसे ही हल्क यहाँ पर रिक जोन्स को छूता है तो उसकी मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज जो है हल्क के दिमाग के अंदर घुसते हैं। वहीं से हीरोइन बोलता है कि ये मैजिशियन का अटैक है हल्क, तुम्हें उसको अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा। लेकिन हल्क यहाँ पे बिल्कुल पागल हो चुका होता है और यहाँ से वहाँ उछलना शुरू होता है, मेरे दिमाग से बाहर निकलो डॉक्टर स्ट्रेंज। और अगले पर वो जाके पूरे के पूरे समंदर के अंदर गिरता है। और वहीं से एको पूछती है कि क्या हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज, क्या बात बनी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मेरे इस एन्चेंटमेंट को काम करने के लिए मुझे खुले दरवाजे की जरूरत है। लेकिन हल्क इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसके सामने जो कोई भी चीज आ रही है, जो भी मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बस उसको और पे और गुस्सा दिलाते जा रही है और मैं उसके ऊपर काबू नहीं पा सकता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे पानी से जब बाहर निकलता है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि चैंपियंस की टीम खड़ी होती है, जिसके अंदर अमेडियस चो, एंजल, नेमोरा और हरक्यूलिस मौजूद होते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हरक्यूलिस और हल्क के बीच एक जबरदस्त तरीके की फाइट होती है, जहाँ पे वो उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगले पल शील्ड के लोग खड़े हुए दूर से सब कुछ देख रहे होते हैं और उनसे पूछा जाता है कि कमांडर जोन्स आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है। इस वक्त चल ये रहा है कि हरक्यूलिस और उसके कुछ साथी जो हैं वो हल्क के साथ मिलने की उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चलो वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसको वहीं पे बंद करो और अपनी टीम को फौरन से बाहर निकलो। वेट अ मिनट सर, आप ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पे भी सिविलियंस मौजूद हैं और मेरे ख्याल से हरक्यूलिस की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, वो शायद इस हल्क को रोक सकते हैं। लेकिन वहीं से जो आदमी यहाँ पे कॉम्स के ऊपर बात कर रहा था वो कहता है जो उनको करना था वो कर चुके हैं, अब बस बहुत हो चुका, सबको भूल डालो। उन कॉस्ट्यूम्स क्लाउन के पास अपना चांस था हल्क को रोकने का, लेकिन अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी है। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस आ चुके हैं अपनी पूरी के पूरे मिलिट्री के माइट को लेके इनक्रेडिबल हल्क को रोकने के लिए। That's it जनरल रॉस, हल्क ने इस वक्त सारे के सारे एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को मार गिराया है। ऑलराइट बच्चों, अब उन लोग का जाने का वक्त आ चुका है, अब हमारा गेम खेलने का वक्त शुरू हो चुका है। मूव इन। यस सर, जैसा आप कहें। लेकिन सर यहाँ पे एक और हमारे लिए मुश्किल है। अभी तक सिविलियंस जो है हमें रिपोर्ट्स मिल रही है कि वो शहर को मुकम्मल तौर पे खाली करके नहीं गए हैं और शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर छुप गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो हल्क को किसी किस्म का हीरो मान रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम कि वो हल्क को एक हीरो मान रहे हैं? क्या ये इंसान कभी भी अपने लेसन को सीखेंगे नहीं? सर इससे क्या मतलब है आपका? ये कुछ सालों के अंदर होता ही रहता है और जब आखिरी बार हुआ था मुझे अच्छे तरीके से याद है। एक दिन हल्क ने इस अर्थ को पूरे के पूरे फ्लाइंग सॉसर से बचाया था। प्रेसिडेंट ने हल्क की सारी गलतियों को माफ करके उसकी शान के लिए एक 10 टन का प्योर एडामेंटियम का स्टैचू बनवाया था ताकि उसको एक हीरो माना जा सके और पूरी की पूरी दुनिया ने उसको नए हीरो के नाम से जानना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी के कुछ महीनों के बाद उस मॉन्स्टर ने उसी पूरे के पूरे स्टैचू को उखाड़ के फेंक डाला और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि उसकी शान के लिए बनाई गई थी। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको अचानक कहीं पे डिसअपीयर कर दिया और उसके बारे में किसी ने जिक्र तक नहीं करा। लोग उसके बारे में एक्सक्यूजेस बनाते हैं, उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हेल, यहाँ तक कि मैंने भी उसको पास्ट के अंदर काफी बार डिफेंड करने की कोशिश करी है। वो जो है हल्क से पहले ब्रूस बैनर हुआ करता था, जो कि मेरी नजर में एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था। और उससे भी बढ़ के बात ये थी कि वो मेरी बेटी से प्यार करता था और मेरी बेटी भी उसके प्यार में पागल थी। और मैं ये मान के चला करता था कि ये जो कुछ भी करता है वो हल्क करता है और उसके अंदर बैनर की कोई गलती नहीं है। हम इतने सालों से बस यही मानते हैं कि ये बैनर की बुरी किस्मत थी कि उसको इस अजाब से झेलना पड़ा। या फिर हमने ऐसा भी कहा कि डॉग सैमसंग ने यहाँ पे हल्क और बैनर की अलग अलग पर्सनालिटीज को पता कर लिया है और हमें ये भी पता चला कि किस तरीके से हल्क हमेशा से अकेला ही रहना चाहता है। हम ये सब मान के चल रहे थे ताकि हम उसको माफ करने का कोई मौका दे सकें। लेकिन इतने सालों के बाद आखिरकार चीजें हमें कहाँ पे लेकर आती हैं। मेरी बेटी अब वो मर चुकी है और अब हल्क वापसी अपनी लंबी चौड़ी वेकेशन से आ चुका है स्पेस आर्मी को लेके अपने एलियन दोस्तों के साथ। और इस वक्त वो पूरे के पूरे मैनहट्टन के अंदर इस बात की डिमांड कर रहा है कि इसको खाली किया जाए और वो हमारे प्लेनेट के बिगेस्ट सुपर हीरोज को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये सेम कॉस्ट्यूम क्लाउन हीरोज हैं जो कि उसके लिए लड़ा करते थे, उसको हीरो माना करते थे। ये कितनी आयरॉनिक बात है ना कि इन लोगों ने ही उसके लिए स्टैचू को बनवाया था। तो मुझे ये बताओ, क्या उन लोगों को वाकई अभी भी लगता है कि वो एक हीरो है? फाइन, अगर उन लोगों को अभी भी ये बात लगती है कि हल्क एक हीरो है तो उनको बता दो कि हम उसके पाल के लिए ब्रांड न्यू 10 टन एडामेंटियम का ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जा रहे हैं और आई होप कि ये ट्रिब्यूट उसको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे थंडरबोल्ट रॉस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं, अपने पूरी की पूरी मिलिट्री माइट को लेके आगे बढ़ते हैं और सीधा इनक्रेडिबल हल्क के ऊपर अंधाधुंध गोलाबारी करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जनरल रॉस जो है वो किसी भी चीज से पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन गन्स, बड़े बड़े खतरनाक किस्म के मिसाइल्स सब कुछ हल्क के ऊपर बरसा रहे होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि रिक जोन्स यहाँ पे आता है और इन सारे के सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं रिक जोन्स हूँ देखो, और मैंने हल्क के साथ बहुत ज्यादा लंबा अरसा बिताया है
तुम्हारे ये बॉम्ब उसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले, तुम सिर्फ उसको ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो और कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं से दूसरे सोल्जर्स कहते हैं कि हमें अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस बार हम उसको आम बॉम्बों से नहीं मार रहे हैं, बल्कि इन बॉम्ब्स के अंदर एडामेंटियम के शार्ड्स मौजूद हैं, जो कि उसकी हड्डियों को चीर के रख देंगे और उसकी गोश्त को उसके जिस्म से अलग कर देंगे। तो यहाँ पे जनरल रॉस आज पूरी की पूरी तैयारी से आए हैं। वो इनक्रेडिबल हल्क के ऊपर एडामेंटियम से बने हुए वेपन से अटैक कर रहे हैं, जो कि अर्थ के ऊपर माना जाने वाला वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल माना जाता है, जिससे वुल्वरीन के क्लॉज भी बने हैं। और इसी तरह वहाँ पे वो सारे के सारे मिलिट्री मैन इनक्रेडिबल हल्क के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त तरीके से अटैक करते हैं। और इन सारे के सारे अटैक से इनक्रेडिबल हल्क काफी ज्यादा जख्मी हमें नजर आ रहा है, क्योंकि लिटरली एडामेंटियम उसके पूरे के पूरे जिस्म के आर पार जा रहा है। लेकिन इसी के बाद हम सैंक्टम सेंटोरम के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी अपने स्पेल्स वगैरह को कास्ट करने में लगे हुए हैं। और आयरन फिस्ट पूछता है, तो बताइए डॉक्टर स्ट्रेंज के सब क्या चल रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं, अगर मुझे हल्क को बिना मारे सबको रोकना है तो मुझे हल्क के अंदर जाना ही होगा, लेकिन इस वक्त वो मुझे अपने अंदर आने नहीं दे रहा है आयरन फिस्ट। लेकिन इस वक्त जो जनरल रॉस ने सारे के सारे अटैक हल्क के ऊपर करना शुरू करे हैं, तो वो कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्टेड जरूर हो गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जब यहाँ हल्क इन सारे के सारे अटैक्स के दरमियान पागल हो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, तो वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज इनक्रेडिबल हल्क के दिमाग के अंदर घुस जाते हैं और कहते हैं कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसके अंदर घुस चुका हूँ, मैं उसके दिमाग के अंदर घुस चुका हूँ। और यहीं से इनक्रेडिबल हल्क जोर से चिल्लाता है और उन सारे के सारे चॉपर्स को देखता हुआ उनकी तरफ छलांग मारते हुए कूदता है और उनको एक एक करके अपने हाथों से मसलना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि कम अलोन ब्रूस, बस हमें बात करनी होगी, अब शांत हो जा थोड़ी देर के लिए, हम इस सबको बात करके खत्म कर सकते हैं। लेकिन वहीं से अचानक इनक्रेडिबल हल्क जो आसमान में चॉपर के अंदर उसको मारने के लिए गया होता है, वो अपनी बॉडी के ऊपर से काबू छोड़ देता है। और रॉस बोलते हैं कि वो कर क्या रहा है, उसने लड़ना क्यों बंद कर दिया है, वो सीधा नीचे जा रहा है जमीन की तरफ। और वहीं पे इनक्रेडिबल हल्क उस पूरे के पूरे चॉपर के साथ जमीन पे जाके क्रैश लैंड करता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो एक अलग ही जगह के ऊपर मौजूद होता है, जहाँ पे कहता है कि मैं कहाँ हूँ स्ट्रेंज, आखिरकार तुम मुझे कहाँ ले आए हो। देखो सवाल ये नहीं है ब्रूस कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर आया हूँ, सवाल इस वक्त ये है कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। हाँ, ये तुम मेरे दिमाग में घुस के क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये तुम्हारा दिमाग है ब्रूस, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे रूल्स हैं, तुम मुझे जो दिखाना चाहोगे ब्रूस तो मैं वही देखूंगा, मुझे इस नाम से अब नहीं पुकारो तुम। और इसी तरह मगर बाहर की दुनिया में शिफ्ट होता है इनक्रेडिबल हल्क वहाँ पे जो डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कोशिश कर रहा है, तो बाहर से लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो पागल हो चुका है। और वहीं से आर्मी के लोग कहते हैं कि सर लगता है कि वो बिल्कुल पागल हो चुका है, इस वक्त वो हवा के अंदर अपने मुक्कों को चला रहा है। तो रॉस बोलते हैं कि चलो अगर ऐसा है तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है, उसको मजा आ रहा है तो उसको और मजा देते हैं। और अगले बार जनरल रॉस यहाँ पे अपने बड़े बड़े टैंक्स और भी ज्यादा खतरनाक चॉपर्स को बुला के इनक्रेडिबल हल्क के ऊपर और ज्यादा गोलाबारी बरसाना शुरू करते हैं। लेकिन हल्क वहीं पे चीख रहा होता है, मेरे दिमाग से बाहर निकलो उससे पहले कि मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूं। लेकिन वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि बस अब बहुत हो चुका है ब्रूस, मेरी बात जरा कान खोल के सुन लो, तुम्हारा गुस्सा मेरे सामने कोई मायने नहीं रखता है, मैं हूँ सॉर्सरर सुप्रीम, मेरे सामने तुम्हारी ये मॉडल लाइफ कोई मायने नहीं रखती है, मैं सिर्फ एक अपनी उंगली के झटके से तुम्हारे जिस्म के अंदर से तुम्हारी रूह को निकाल के तुम्हें बेकार कर सकता हूँ। लेकिन मैं सॉर्सरर सुप्रीम होने के साथ साथ तुम्हारा एक दोस्त भी हूँ, मुझे अपनी मदद करने दो ब्रूस, मैं ये सब करना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने असली चेहरे को दिखाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने आओ ब्रूस, हम बात कर सकें इस बारे में। और ये देख के हम देखते हैं कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पूरे के पूरे गुस्से में आते हैं तो इनक्रेडिबल हल्क थोड़ा सा शांत होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्रूस बैनर के अंदर रिवर्ट हो जाता है फाइनली, और कहता है कि यही बात तो उसने मुझसे कही थी, बताओ ब्रूस, मुझे सब कुछ जानना है। और इसी तरह ब्रूस बताता है कि उसका नाम कायरा हुआ करता था और उसकी आवाजें मेरे कान के अंदर हर वक्त गूंज रही होती हैं। और अगले पल बैनर देखता है कि किस तरीके से कायरा की उसको सारी की सारी मेमोरीज याद आ रही होती हैं, जहाँ पे वो कहती है कि यही वो जगह है जहाँ तुम बिलोंग करते हो, अपने लोगों के साथ, अपनी रानी के साथ और अपने होने वाले बच्चे के साथ। लेकिन वहीं से बैनर बोलता है कि कायरा, और अगले पल उसको वही पूरी की पूरी चीजें नजर आती हैं कि वो पूरा का पूरा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था शिप के जरिए और वहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क ने अपनी वाइफ यानी कायरा और उसके साथ मिलियंस ऑफ लोगों को खो दिया था। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ब्रूस, मैं इस बात को अग्री करता हूँ कि मैंने टोनी रीड और ब्लैक बोल्ट के साथ तुम्हें यहाँ से निकालने की तैयारी करवाई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम इस प्लेनेट के लिए खतरा बन चुके हो। मैं इस पूरे के पूरे ट्रिक के अंदर मिला हुआ था जिसके जरिए हमने तुम्हें स्पेस के अंदर शूट करा। लेकिन तुम्हें इस बात को जानना होगा कि ये सारे के सारे एक्सप्लोजन, इतने ज्यादा लोगों की जान लेना, इसके अंदर हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, हम हीरोज हैं, हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन बैनर बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ स्ट्रेंज, मुझे अब कोई बात नहीं करनी है। ब्रूस, आखिरकार हम दोनों एक दूसरे को कितने ज्यादा लंबे अरसे से जानते हैं, हमने एक साथ मिलकर कितनी ज्यादा बैटल्स को लड़ा है साइड बाय साइड, जरा तुम मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने उन लोगों को मारा होगा टोनी स्टार्क वगैरह के साथ मिलके? स्टीवन देखो यार, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो होना था वो तो हो चुका है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म से ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आते हैं, बैनर के करीब आके उसको हौसला देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहा हूँ और आगे भी रहूंगा ही, लेकिन परहैप्स हमें शायद लौट के वापसी रियल वर्ल्ड के अंदर चले जाना चाहिए, इससे पहले कि जनरल रॉस तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें। और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे ब्रूस बैनर को अपने हाथों की मदद से उठा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आराम से ब्रूस, आराम से, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है,
लेकिन वहीं से बैनर बोलता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। और अगले पल डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ओ डियर, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे जो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है उसने खतरनाक किस्म की ट्रिक चली थी, जहाँ पे उसने बैनर के अंदर रूप बदला अपना, लेकिन वो सिर्फ कुछ देर के लिए। और अगले पल जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी वनरेबल हालत के अंदर मौजूद थे तो वो वहाँ पे फौरन से हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ और डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को अपने हाथों की मदद से कुचल के रख दिया। और ये देख के डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा बुरी हालत में सैंटम सैंक्टोरम के अंदर गिरते हैं। और वहीं से आयरन फिस्ट आता है और कहता है कि स्ट्रेंज, क्या तुम ठीक हो? ये सब हो क्या रहा है? ब्रूस, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, ये क्या तरीका है आखिरकार? तुम मेरी मदद बहुत कर चुके हो स्टीवन, और अब मुझे तुम्हारी किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर वहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क के ऊपर जनरल रॉस अपनी गोलाबारी को बरसा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे हल्क के वारबाउंड आके अपनी शील्ड से उसको सारे के सारे गोले बारूद से बचा रहे होते हैं। वहीं से कॉर बोलता है कि कम ऑन हल्क, कम ऑन, वापसी होश के अंदर आओ। तो हीरोइन बोलता है कि घबराने की जरूरत नहीं है कॉर, वो वापसी लौट कर आ चुका है। और इसी तरह इनक्रेडिबल हल्क वहां से निकलता है और भी ज्यादा गुस्से के अंदर एक एक करके सारे के सारे टैंक्स को मसल के रख देता है अपने हाथों के बीच, और सारे के सारे चॉपर्स उनको बर्बाद कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सोल्जर्स मौजूद होते हैं जमीन के ऊपर, वो हल्क के ऊपर अभी भी अटैक कर रहे हैं जनरल रॉस के ऑर्डर्स के मुताबिक, और वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। लेकिन वहीं से हल्क पीछे पलटता और सिर्फ एक ही थंडर क्लैप के अंदर सारे के सारे सोल्जर्स को उठा के दूर फेंकता है। लेकिन वहीं से रॉस चिल्लाते हैं कि हल्क, आखिरकार तुम मरने का नाम क्यों नहीं लेते हो? और अगले पल वो उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से मशीन गन से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हल्क कूदते हुए उनकी तरफ आता और कहता है, मरने का काम तो सिर्फ तुम लोगों का है, अब मरेगा तो सिर्फ तू मरेगा मॉन्स्टर, और आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। एट्स राइट, अगर तुम्हें सब कुछ स्मैश करने का इतना ही दिल चाहता है तो आओ मेरी तरफ, आज इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। और इस बात को याद रख लेना कि अगर आज हम तुम्हें मार नहीं सके तो हम तुम्हारे पीछे कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे पीछे आते रहेंगे तब तक जब तक हम तुम्हें जान से ना मार दें। और इसी तरह इनक्रेडिबल हल्क रॉस को अपने साथ देता हुआ जमीन के ऊपर गिर रहा होता है, और रॉस अपनी पिस्टल से हल्क की आंखों के अंदर मार के उसकी आई बॉल्स को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन वहीं से जनरल रॉस सीधा हल्क के साथ जमीन के ऊपर क्रैश करते हैं। लेकिन इसी तरह वाशिंगटन डीसी के अंदर यानी कि मिस्टर प्रेसिडेंट के पास शिफ्ट होते हैं, और वो कहते हैं कि मारिया हिल, मुझे बताओ कि इस वक्त क्या चल रहा है। सर, खबर इस वक्त ये है कि रॉस अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ गिर चुका है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया है। एक ऑप्शन से आपका क्या मतलब है कमांडर हिल? क्या हम वहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट करें? नहीं सर, हर एक साइंटिस्ट जो कि हमारे पेरोल के ऊपर काम करता है उसका मानना यही है कि अगर हमने न्यूक्लियर अटैक करा तो वो सिर्फ हल्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर और पागल कर देगा। मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि हमें एक हायर पावर से अपील करनी होगी। प्लीज रिमेम्बर सर कि इस वक्त आपको इस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को फॉलो करना ही होगा। सेंट्री इस प्लेनेट के ऊपर होने वाला मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो माना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ उसको एक जबरदस्त तरीके की बीमारी है जहाँ पे उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज है और वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी पावर से ही डरता है। वो डरता है कि अगर वो इस दुनिया के सामने आ गया तो वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं। लेकिन आपको इस बात की श्योरिटी उसको दिलानी होगी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, उसको ये सब करना ही होगा, और अगर उसने ये सब ना किया तो फिर हल्क को रोकने का कोई और तरीका नहीं है। और सीधे हम देखते हैं कि यहाँ पे रॉबर्ट रेनॉल्ड्स यानी कि सेंट्री अपने घर के अंदर बैठा हुआ है और वो इस फाइट के अंदर आना नहीं चाह रहा है। और मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मिस्टर रेनॉल्ड्स, ये आपके प्रेसिडेंट आपसे बात कर रहे हैं, मेरे पास आपके लिए काम है। सारे के सारे हीरोज को इस वक्त आपके मदद की जरूरत है। वो सारे के सारे लोग जिनको इस वक्त हल्क मार रहा है वो आपके दोस्त हैं और वो आपके अंदर विश्वास करते हैं, और इसी तरह मैं भी आपके अंदर पूरा विश्वास करता हूँ। मेरे ख्याल से टाइम टू शाइन सन। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्री किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा होता, तो वहीं से मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं, बॉब, क्या तुम अभी भी वहाँ पे मौजूद हो? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। तो वहीं से उसके लोग कहते हैं कि सर, बस हमें एक मोमेंट दीजिएगा, हमारा कंसल्टेंट आपके लिए दूसरी स्क्रिप्ट को तैयार कर रहा है, आप जरा सब्र कीजिए। ये क्या पागलपन तुम लोगों ने लगा के रखा हुआ है? मिस्टर प्रेसिडेंट, बात को समझिए, आपको स्क्रिप्ट को फॉलो करना होगा। ऑलराइट रेनॉल्ड्स, अब मेरी बात जरा कान खोल के सुनो। यहाँ पे जितने भी सारे के सारे लोग हैं उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक पागल आदमी हो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं उससे? लेकिन उन लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि तुम एक जबरदस्त तरीके के हीरो भी हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं, तुम इस बात को नहीं जानते हो कि तुम हमारी यहाँ पे मदद करोगे या हमारे लिए मुश्किल बन जाओगे। लेकिन इस वक्त जो भी हमें करना है, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने सारे के सारे एक्ट को अपने पास अलग करके रखना होगा। इस वक्त हमें तुम्हारी जरूरत है। नाउ लेट्स गो, अब बहुत हो चुका है। और हम देखते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट यहाँ पे सेंट्री से जिस स्क्रिप्ट के जरिए बात कर रहे थे वो स्क्रिप्ट को अब फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मामला इतने ज्यादा डायर हो चुके हैं। अब उनके पास वक्त नहीं है मक्खन पॉलिश लगाने का। उन्होंने सेंट्री को सीधे तरीके से बताया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और अपनी राय बताई कि उसको क्या करना चाहिए। लेकिन इसी तरह दूसरे दिन जब से यहाँ पे सुबह होती है तो सारे के सारे हीरो, सारे के सारे आर्मीज को जो है हल्क के लोगों ने कैद करके रखा होता है। और वहीं से रॉस पूछते हैं कि आखिरकार ये किस चीज की आवाज आ रही है? मुझ पे विश्वास करो ह्यूमन, कि तुम इसके बारे में ना ही जानो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम यहाँ से मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि यहाँ का एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम है, और इनक्रेडिबल हल्क उस पूरे के पूरे स्टेडियम की छत को उखाड़ देता है। और कॉर बोलता है, ये इतना बड़ा अरीना नहीं है जितना रेड किंग का हुआ करता था। हाँ, तुमने ठीक कहा कॉर्क, लेकिन ये काम तो जरूर कर जाएगा। उन लोगों ने हमारी दुनिया को डिस्ट्रॉय करा था हल्क, यहाँ पे हम उनके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसको डिजर्व करते हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहें तो सबको यहीं पे रोक सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा प्लेनेट जान चुका है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया था। अब तुम मॉन्स्टर नहीं बल्कि वही लोग उतनी लोगों की नजर में मॉन्स्टर बन चुके हैं। मेरे ख्याल से अगर हम आज यहाँ से चले जाते हैं तो तुम एक हीरो बन सकते हो, तुम्हें अब ये सब करने की जरूरत नहीं है हल्क। लेकिन अगले पल हल्क जब इस स्टेडियम की छत खोलता है तो वहाँ पे लोग जो हल्क की साइड पर होते हैं वो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लेकर आए हुए होते हैं और हल्क के फेवर के अंदर चिल्ला रहे होते हैं। वो उसको अपना हीरो मानना शुरू हो चुके और कहते हैं कि हमें इस पूरे के पूरे शो को देखना है। लिसन टू देम कॉर्क, क्या तुमने इनको सुना कॉर्क कि क्या चाहते हैं? ये समझ गए हैं लेकिन तुम अभी तक नहीं समझे हो। नेवर स्टॉप मेकिंग देम पे। लेकिन इसी के बाद हम सेंटम सैंक्टोरम के बाहर शिफ्ट होते हैं, जहाँ रिक जोन्स बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आता है मदद मांगने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे एलोय और हीरोइन पहुंच चुके होते हैं और वो कहता है कि एलोय तुम्हें देख के दोबारा बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कल तक तुम कह रहे थे कि तुम हल्क के दोस्त हो और अब तुम यहाँ इस मैजिशियन के पास आए हुए हो। किस मैजिशियन की तुम बात कर रहे हो? ये कॉफी शॉप है, तुम जानती हो कॉफी जो हम सुबह पीते हैं डोनट के साथ, तुम्हारे प्लेनेट पे होती नहीं होती? मुझे इस बारे में नहीं पता। हीरोइन, ये इंसान जो कुछ भी कह रहा है क्या तुम्हें इसका एक भी अल्फाज समझ में आ रहा है? लेकिन हीरोइन अगले पल उस पूरी की पूरी जगह की तरफ देखता है जो कि खंडर है, क्योंकि दरअसल मैंने आपको जैसा कि बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके सीक्रेट एवेंजर्स इस वक्त छुप के रह रहे हैं। वो सेंटम सैंक्टोरम के अंदर रह रहे हैं लेकिन बाहर से ऐसा दिखाया जाता है कि वो खाली हो चुका, अंदर कोई नहीं रहता। लेकिन हीरोइन क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एक जबरदस्त तरीके का अपनी दुनिया का मैजिशियन है, तो इस एन्चेंटमेंट को देख के पता लगा लेता है कि यहाँ पे कुछ छुपाया गया है और कहता है कि ये एन्चेंटमेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इल्यूजन्स इतने भी ज्यादा मजबूत नहीं है कि वो मेरे मैजिक के सामने होल्ड कर सकें। लेकिन अगले पल अंदर से आवाज आती है कि माफ करना कि हम तुम्हारे बबल को बस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब कोई और इल्यूजन तुम्हें नहीं देखने वाले हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि आयरन फिस्ट, रॉनिन और यहाँ पे एको जो हैं वो सेंटम सैंक्टोरम से बाहर निकलते हैं इन सारे के सारे वॉरबाउंड से मुकाबला करने के लिए। और वहीं से हीरोइन बोलता है कि मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ ह्यूमन कि तुम्हारी ये जो कोई भी फोर्स है वो मेरी फोर्स के सामने कोई मैच है ही नहीं। और इसी तरह आयरन फिस्ट का यहाँ पे मुकाबला शुरू होता है हीरोइन के साथ। और वहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि रॉनिन और यहाँ पे एको वो दोनों के दोनों लोग मिलके एलोय से मुकाबला करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी तलवारें, उनके सारे के सारे वेपन्स एलोय के सामने कुछ भी नहीं है, वो उनको अपने हाथों में लेके ही तोड़ देती है। और उसी के बाद अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स आते हैं और रॉनिन और एको को जबरदस्त तरीके के शॉक देके गिरा चुके होते हैं। और वहीं पे हमारा आयरन फिस्ट जो होता है वो भी हीरोइन के सामने नहीं टिक पा रहा है। मेरा नाम है हीरोइन द स्ट्रॉन्ग होल्ड, मुझे अपना नाम बताओ ह्यूमन कि तुम्हारा क्या नाम है? आयरन फिस्ट, मैं आयरन फिस्ट के नाम से जाना चाहता हूँ। चलो फिर मैं इस बात की दुआ करता हूँ अब, मे हु ही डाइज वेल। और अगले पल हम देखते हैं कि वो आयरन फिस्ट को एक ही पंच मार के इस पूरे की पूरी बिल्डिंग के अंदर घुसा डालता है। और उसी तरह यहाँ से हीरोइन अंदर घुसता और कहता है मैं जानता हूँ इस बात को कि तुम मेरी बात को सुन सकते हो स्ट्रेंज, तुम काफी टाइम से छुपने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे नए मंत्र इनके अंदर कुछ फ्लॉज मौजूद हैं और मैं इनको बहुत जल्द ही तोड़ने वाला हूँ। तुम अगर चाहते हो कि यहाँ पे ज्यादा खून खराबा ना हो और ज्यादा तमाशा ना खड़ा हो तो अपने आप को मेरे सामने ले आओ। तो वहीं से एलोय बोलती है कि तुम यहाँ पे इंतजार करो डॉक्टर स्ट्रेंज के बाहर आने का हीरोइन, तब तक मैं इन सारे के सारे ह्यूमंस को अरीना के अंदर ले जाती हूँ। तो रिक बोलता है कि जरा रुक जाओ एलोय, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इस सबको रोकने के और भी तरीके हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सारे के सारे गार्ड्स आते हैं और उन सारे के सारे लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई चीज को अटैच करते हैं। तो वहीं से रिक जोन्स पूछता है कि आखिरकार तुमने ये क्या किया इनके साथ? तो वो बताते हैं कि ये हमने इनके ऊपर जो है ओबेडियंट डिस्क को लगाया है, ये वही सेम डिस्क है जो कि सकार प्लेनेट के ऊपर सारे के सारे ग्लैडिएटर्स के ऊपर लगाई जाती थी ताकि वो इसके कंट्रोल में रह सकें, और अब से ये सारे के सारे हीरोज हमारी ही बात को मानने वाले हैं। लेकिन वहीं से रिक जोन्स बोलता है कि हीरोइन, तुमने कहा था कि तुम एक प्रीस्ट हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ये गलत है? ऑफ कोर्स तुम ठीक कह रहे हो रिक जोन्स की ये करना गलत तो है, और मैं जानता हूँ उसके अंदर कि मैं अपने गुस्से से पागल हो चुका हूँ, उसकी कीमत मुझे एक ना एक दिन तो चुकानी होगी, लेकिन आज हम तुमसे कीमत को चुकता करने के लिए आए हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग जो हैं उनके पूरे के पूरे घर के अंदर शॉकवेव्स आना शुरू हो चुकी होती हैं। और वहीं से वोंग बोलता है कि डॉक्टर आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे अपने जरा हाथों को दिखाइए, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मेरे पास अब और वक्त नहीं है वोंग, क्या तुम सुन नहीं सकते हो कि वो शैडो प्रीस्ट इस पूरे के पूरे स्पेल को तोड़ने में लगा हुआ है और मेरे हाथ अब टूट चुके हैं, मैं किसी और स्पेल को कास्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लगता है कि ब्रूस ने अब इस बात को सोच लिया है कि वो अब हम सबको जान से मार के ही दम लेगा। तो वोंग बोलता है कि नहीं, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते कि आप बैनर को अच्छी तरीके से जानते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तुमने उसको नहीं देखा था वोंग जिस तरीके से मैंने उसको देखा, तुमने उसके गुस्से को फील नहीं करा जो कि मैंने किया था। मैंने आज से पहले कभी भी हल्क को इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा, मैंने उसको इतना ज्यादा पागलपन में कभी नहीं देखा। वोंग, लगता है कि अब वक्त आ चुका है, मुझे वो चीज फौरन से लाके दो। नहीं डॉक्टर, आप ये नहीं कर सकते हैं, मुझे ये करना ही होगा, मेरे पास के अलावा कोई और अब हल नहीं बचा है। जाओ तुरंत मेरे पास वो बॉक्स को लेकर आओ। और इसी तरह हम देखते हैं कि हीरोइन यहाँ पे अपने स्पेल को कास्ट करते हुए इस पूरे के पूरे इल्यूजन को बर्बाद कर रहा होता है और सेंटम सैंक्टोरम के अंदर सब कुछ जो है वो इधर से उधर हिल रहा होता है। और हम देखते हैं कि वोंग यहाँ पे एक बॉक्स को लेकर आ रहा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि शैडो प्रीस्ट यहाँ से आ चुका है, तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा, जितनी जल्दी हो सके, जितनी दूर हो सके यहाँ से चले जाओ। नहीं स्ट्रेंज, मैं यहाँ से तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तुम इस बात को जानते हो वोंग कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो तुम्हारे यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये शैडो प्रीस्ट मेरे लिए किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होने वाला है। इन द नेम ऑफ द इटर्नल,
by the rings of the Gradador, through his spirit be infernal, Zom must live once more। और अगर ये पल हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे अपना एक बॉक्स खोलते हैं जिसके अंदर से वो एक खतरनाक किस्म के डीमन को निकालते हैं जिसका नाम ज़ोम है, और उसके पूरे के पूरे एसेंस को, उसकी पूरी की पूरी स्पिरिट को जिसको उन्होंने कैद करके रखा हुआ है अपने पास, वो उसको अपने अंदर पी जाते हैं और कहते हैं मे ही हु डाइज डाई वेल। मेडिसन स्क्वायर गार्डन के ऊपर हमारी कहानी दोबारा शिफ्ट होती है जहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क ने अपने पूरे के पूरे थ्रोन को बना लिया है और वो यहाँ बैठा हुआ है, और वहीं से रिक जोन्स बोलता है कि ब्रूस फॉर गॉड सेक अपना मुंह बंद रखो ह्यूमन, तुमने इस वक्त जो है हल्क के दुश्मनों से उनको वॉर्न करने की कोशिश करी है और तुमने उसके खिलाफ जाने की कोशिश करी है, ये सब तुम लोग डिजर्व करते हो। कम ऑन ब्रूस, ये तुम क्या कर रहे हो, एक ग्लैडिएटर फाइट, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि पागलपन किसको कहते हैं। पागलपन इसको कहते हैं कि तुम अपने प्लेनेट के सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट हीरो को स्पेस के अंदर शूट कर दो। तुम इस बात को नहीं समझोगे मीक, वो इस वक्त अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था, हम सब उसके दोस्त हैं और हमने इसकी मदद के लिए ये सब कुछ किया था। हाँ, तुमने ठीक कहा कि जिस शटल के अंदर उन्होंने उसको वहाँ पे भेजा वो शटल एक्सप्लोड कर गई, मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, हमारी रानी मारी गई और उनका बच्चा मारा गया। क्या तुम इसको मदद कहते हो? तुम कहते हो कि तुम उसके दोस्त हो, लेकिन तुम सारे के सारे वॉर बाउंड्स उसको सिर्फ इस पूरे के पूरे मैदान जंग के अंदर घसीट के लेकर आ रहे हैं। तुम उसके गुस्से को और बढ़ाते जा रहे हो और एक जहन्नुम अपनी तरफ लेकर आ रहे हो। आखिरकार तुम लोग किस तरीके के दोस्त हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो तेरी जबान बहुत चल रही है इंसान, तो अब हम दिखाते हैं कि जहन्नुम होता क्या है। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही समझते हो तो फिर ऐसा ही ठीक। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि असल में तुम लोग मॉन्स्टर्स हो, तुम लोग कोई हीरोज नहीं हो। एक हीरो जो है वो हमेशा जस्टिस चाहता है अपने लिए, जो नाइंसाफी उसके साथ हुई है, लेकिन एक बदला वो कभी नहीं लेना चाहता। स्टूपिड ह्यूमन, क्या तुम अभी भी जस्टिस के अंदर विश्वास करते हो? रेड किंग ने मेरे बाप और मेरे भाइयों को मेरी आंखों के सामने मार दिया। द स्पाइक्स ने हमारी स्पीसीज की लास्ट क्वीन को जान से मार डाला। तुम्हारे हीरोज के बनाए हुए बॉम्ब्स ने हमारी क्राउन सिटी के अंदर हजारों लोगों को मार डाला। क्या वो सारी की सारी चीजें वापसी आ सकती हैं? तुम अपनी बातों के जरिए हमें यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। वो जो लोग मरे उनका मरना जरूरी था, अगर वो ना मरते तो हमें ना पता चल पाता कि वो असली में कैसे थे और कैसे नहीं, क्योंकि उनको बनाया ही डिस्ट्रक्शन के लिए गया था। हम तो बस वही कर रहे हैं जिस चीज के लिए हमें बनाया गया है, जिस चीज के लिए हमें इस्तेमाल किया गया था, और इसीलिए हम ग्रीन स्टार को फॉलो करते हैं क्योंकि वो जो है एक वर्ल्ड ब्रेकर है। सो कम ऑन लिटिल ह्यूमन, अब वक्त आ चुका है इन सारी की सारी चीजों को खत्म करने का। लेकिन इससे पहले हम देखें कि मीक यहाँ पर रिक जोन्स के ऊपर अटैक कर सके। वहीं पे हम देखते हैं कि अचानक हीरोइन जो है वो ऊपर से आके जमीन के ऊपर गिरता है और उसकी बहुत ही ज्यादा मरने वाली हालत हो चुकी है। और वहीं से आवाज आती है, नॉट जस्ट येट, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, क्योंकि पहले स्ट्रेंज स्मैश। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो खतरनाक किस्म के डीमन की पावर्स को अपने अंदर पोजेस कर चुके हैं। वो साइज में बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं और उनके अंदर से आग निकल रही है, और उन्होंने हीरोइन को इतनी बुरे तरीके से मारा है कि उस अपने होश में भी नहीं है, और अब वो वर्ल्ड ब्रेकर हल से मुकाबला करने के लिए आ चुके हैं। डेव, क्या तुम थोड़ा सा करीब ले सकते हो? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल से हम काफी करीब आ चुके हैं। आप जानते नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हल्क काफी ऊंची छलांगे मार सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इस हेलीकॉप्टर को लेके थोड़ा सा भी आगे जाना चाहिए। देखो डेव, हल्क इस वक्त मेरे पीछे नहीं है, बल्कि वो उन सुपर हीरोज के पीछे है जिन्होंने उसको स्पेस के अंदर शूट किया था और उसके बीवी बच्चों को धमाके के अंदर उड़ा दिया। मिस्टर प्रेसिडेंट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं कि ये सिर्फ इल्जाम है। मुझे नहीं लगता कि हमारे सुपर हीरोज उसके बीवी बच्चों को, ओ माय गॉड, जरा नीचे की तरफ तो देखो, वहाँ पे तो देख के ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे खतरनाक किस्म का वॉर जोन क्रिएट कर दिया है। नहीं सर, मेरे ख्याल से बात अब और भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। हमारे मिस्टेक्स हमें बता रहे हैं। एक मिनट, तुमने क्या कहा, हमारे मिस्टेक्स? हाँ सर, आपने ठीक कहा, हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी पैरोल के ऊपर मौजूद हैं जो कि मिस्टेक चीजों का पता लगाते हैं, और उन्होंने यही बताया कि ऐसा लग रहा है कि हल को डिफीट करने के लिए आप डॉक्टर स्ट्रेंज मैदान के अंदर उतर चुके हैं, और उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया है अपनी नई एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल डीमन की पावर के साथ जिसका नाम ज़ोम है। और मेरे ख्याल से ये चीज मैनहट्टन को ऑफिशियली अर्थ के ऊपर एक जहन्नुम बना देती है। और इसी तरह हम उस पूरे के पूरे अरीना के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क अपने सारे के सारे लोगों के साथ इन सारे के सारे हीरोज को पकड़ के पकड़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इस वक्त एक गजब की पावर को अपने पास लेकर आए हैं। वो साइज में काफी ज्यादा बड़े और उनके अंदर से आग निकल रही है, और अगले पर वो हीरोइन के ऊपर दोबारा अटैक करते हैं और हीरोइन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुके हो स्ट्रेंज। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में बड़बड़ा रहे होते हैं और उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही, और वहीं से हीरोइन अपने आप को बचाते हुए बोलता है, तुम बहुत आगे निकल चुके हो, इतना ज्यादा आगे कि अब तुम बात भी नहीं कर पा रहे हो, और तुम जिस डीमन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अब तुम्हारा उसके ऊपर कोई काबू भी नहीं है। हमारे प्लेनेट सकार के ऊपर हम एक सकार सन की बात करते थे जो कि आएगा हम सबको बचाने के लिए, या फिर वो आएगा इस वर्ल्ड को ब्रेक करने के लिए, जिसको वर्ल्ड ब्रेकर कहा जाता है, जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। तुमने अपनी एरोगेंस के अंदर अपने लोगों का सकार सन बनने की कोशिश करी, लेकिन इंस्टेड अब तुम उनके डिस्ट्रॉयर बन चुके हो। तुम अपने ही लोगों को डिस्ट्रॉय कर दोगे और उसको रोकने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो।
लेकिन वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं, नॉट देम प्रीस्ट, बल्कि मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें तोड़ने के लिए आया हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज हीरोइन के ऊपर एक खतरनाक किस्म का ब्लो मारते हैं जिससे वो गिरता है, और इसी तरह एलॉय वगैरह सब चिल्लाते हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि एलॉय और बाकी ये वारबाउंड यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज से मुकाबला करने के लिए आते हैं, लेकिन वो अब डॉक्टर स्ट्रेंज इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि इन वारबाउंड्स का उससे कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन वहीं से हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर पीछे से उछलता हुआ आ रहा होता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसको आते हुए डिटेक्ट कर लेते और कहते हैं कि स्टूपिड मॉन्स्टर्स, और उसको अगले पल अपने हाथों में पकड़ते और अपनी जबरदस्त तरीके से फिस्ट के जरिए उठा के दूर फेंकते हैं और कहते हैं कि अभी तो मैंने बस शुरुआत करी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के एक पंच के साथ इनक्रेडिबल हल्क, जो कि अपनी वर्ल्ड ब्रेकर वाली फॉर्म के अंदर है, वो यहाँ से इस पूरे के पूरे एरिना से उड़ता हुआ बाहर जाता है और सीधा यहाँ पे सारे के सारे पब्लिक के बीच आके गिरते हैं। लेकिन वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं वो बेसिकली इस वक्त हल्क की साइड पर आ चुके हैं और वो हल्के और ग्रीन किंग के ही नारे लगा रहे होते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आके उसके ऊपर अंधाधुंध अटैक करना शुरू करते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो पावर्स हैं वो एक अलग ही लेवल के ऊपर काम कर रही हैं, जहाँ पे वो अपने चारों तरफ से एनर्जी प्रोजेक्शंस को बनाते हुए हल्क के ऊपर मुस्तकिल तौर पे ब्लास्ट किए जा रहे हैं। और उसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे हल्क को एक जबरदस्त तरीके का ब्लो मार के एक पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर घुसाते हैं और वहाँ पे खतरनाक किस्म की शॉकवेव पैदा होती है, जहाँ पे वो बिल्डिंग नीचे गिरना शुरू होती है। और वहीं से सब लोग चिल्लाते हैं कि जरा देखो, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर रही है, ओह गॉड प्लीज हमें मरना नहीं है, हमें बचा लीजिए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है उन सारे के सारे लोगों के ऊपर गिर जाती है। और ये देख के डॉक्टर स्ट्रेंज अपने होश में आकर कहते हैं कि जरा एक मिनट, नहीं ये मैं आखिरकार कर क्या रहा हूँ, वो सारे के सारे लोग, वो छोटे लोग। और इसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर के ऊपर थोड़ा सा काबू पाते और अपने होश में आते हैं और अगले पल उस पूरे के पूरे मलबे को हटा के लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो मलबा हटाते तो देखते हैं कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बेसिकली उन सारे के सारे लोगों को बचाया हुआ है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर तुम्हारा कोई शुक्रिया नहीं है। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना, इतना ज्यादा गुस्सा, इतनी ज्यादा शक्ति, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वहीं से हल्क बोलता है, चलो स्ट्रेंज फिर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि आखिरकार इतनी ज्यादा शक्तियों को कंट्रोल कैसे किया जाता है। और अगले पल यहीं पे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज को जबरदस्त किस्म का ब्लो मार के उठा के दूर फेंकता है और डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए वहाँ से दूर जाते हैं। और इसी तरह वहाँ पे दोनों के बीच दोबारा से मुकाबला शुरू होता है, लेकिन इस बार हमारा हल्क जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को इससे सारे के सारे ब्लास्ट लगने के बावजूद भी पेल रहा होता है और वो रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन तभी रिक वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा पुराना फ्रेंडली नेबरहुड साइडकिक हूँ और तुम्हारी सर्विस में दोबारा से हाजिर हूँ। लेकिन आखिरकार तुम ये किस तरह की चीजों के अंदर पड़ चुके हो बिग गाय, तुम ये करने के लिए कभी नहीं बने थे। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से तुमने डजन्स ऑफ पीपल को वहाँ पीछे बचाया है, तो क्या तुम अपनी पूरी की पूरी इमेज को दोबारा से रुइन कर दोगे ये सब करके? तुम एक फोर्स ऑफ नेचर हो या फिर तुम सच में अब वो बन चुके हो जो कि लोग तुम्हें कह रहे हैं वर्ल्ड ब्रेकर? क्या मैंने ठीक कहा? और रिक जोन्स बोलता है कि वो जो सारा का सारा सुपर हीरो स्टफ तुम आज तक करते हुए अपनी जिंदगी के अंदर, वो सिर्फ स्टूपिड पीनी ह्यूमंस के लिए था, जिस तरह ब्रूस बैनर। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि तुम पहली बार जब मुझे बचाने के लिए आए थे अपनी जान को दांव पे लगाते हुए उस पूरे के पूरे गामा बॉम्ब से, क्या तुम्हें वो दिन याद है? नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आज तुम इतना ज्यादा बैनर की तरह जो एक्ट क्यों कर रहे हो, अनलेस तुम अब हल्क नहीं बल्कि बैनर बन चुके हो। और ये सुन के हम देखते हैं कि इनक्रेडिबल हल्क यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होता है और शांत होता है, लेकिन वो स्ट्रेंज को एक जबरदस्त तरीके का मुक्का मार के नॉकआउट कर देता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हल्क अपने होश में आता है, कहता है कि नहीं बैनर, अब वो मैं हूँ, मीक, इसको फौरन से ओबीडियंट डिस से हिट किया जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने काबू में ले ही लेता है और वो अपनी पूरी की पूरी पावर के नशे से बाहर निकल चुके हैं और मीक आके ओबीडियंट डिस भी डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर लगा चुका है। और वहीं से अगले पल हम अरीना के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ अनाउंसमेंट होती है, वेलकम टू द ग्रेट अरीना। आप सारे के सारे लोग जो कि हल्क को सकार से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आप जो सारे के सारे लोग यहाँ अर्थ के ऊपर जमा हुए इस पूरी की पूरी विक्ट्री को हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए, आप वो लोग हैं जिनके अंदर हिम्मत थी उन सारे के सारे हीरोज के खिलाफ खड़े होने की, जो कि आपकी आंखों में से आज तक धूल झोंकते हुए आए हैं। और अब वो सारे के सारे हीरोज आप सबके सामने यहाँ पे खड़े हैं, ब्लैक बोल्ट, मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन। ये वो चार लोग हैं जिनकी वजह से वो शटल एक्सप्लोड हुई, हमारी पूरी की पूरी क्राउन सिटी ऑफ सकार को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो एलॉय यहाँ पे जब ये सारी की सारी अनाउंसमेंट कर रही होती है तो वहीं से रेड जो चिल्लाते हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि हमने उस बॉम्ब को कभी नहीं बनाया। और वहीं से द थिंग भी चिल्लाता है कि बस अब बहुत हो चुका है ओबीडियंट इसके साथ, इसको फौरन से बंद करो। और वहीं से सूजन बोलती है कि कम से कम उसको बात करने का तो मौका दो एलॉय। क्यों सू स्टॉर्म, क्या तुमने हल्क से बात करी थी उसको स्पेस में छोड़ने से पहले? क्या तुमने उस पूरे के पूरे बॉम्ब को जिसने पूरे के पूरे हजारों मिलियंस ऑफ लोगों को मार दिया, उससे पहले तुमने बात करी थी? लेकिन रीड बोलते कि लिसन, मैं तुमसे बार बार कहते आ रहा हूँ कि हमने ये नहीं करा। लेकिन हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड को यहाँ पे बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा और वहीं पर उनको ओबीडियंट डिस से झटके दिए जा रहे होते हैं जिससे वो अपने घुटनों पे गिर जाते हैं। और मीक बोलता है कि नहीं, आओ हमने तुम्हारी बहुत सुन ली है, अब तुम इन लोगों की सुनोगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली स्टेज के ऊपर कुछ लोग आ रहे होते हैं, जिसमें से पहली लेडी आती है और कहती है कि मेरा नाम कैरेंडर रॉबर्ट्स है और मैं आज यहाँ पे ब्लैक बोल्ट के बारे में बात करने के लिए आई हूँ।
लास्ट मंथ ही मेरे हस्बैंड जो है रिटायर हुए थे और 20 सालों के बाद हमें ऐसा मौका मिला था कि हम आज़ादी के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि हमें किसी ओपेरा हाउस चलना चाहिए, और प्रोबेबली आप इस बारे में जानते ही होंगे टीवी को देखते हुए कि वहाँ पे आखिरकार क्या हुआ था, क्योंकि ब्लैक बोल्ट के लोग वहाँ पे आए थे और उन्होंने अमेरिका के ऊपर वॉर को डिक्लेयर कर दिया था, और उस पूरी की पूरी वॉर के दरमियान मेरे हस्बैंड की सर को उनके धड़ से अलग कर दिया गया। मैं जानती हूँ कि ब्लैक बोर्ड से अगर ये सवाल किया जाए तो वो यही कहेगा कि वो एक गलती थी, वो उसके ऑर्डर्स नहीं थे ऐसा करने के, वो सब करने के लिए उसने ऑर्डर्स कभी नहीं दिए थे। लेकिन मुझे इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे हस्बैंड अब वो मर चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि इस आदमी को इसके किए की सज़ा ज़रूर मिले। और वहीं से अगला लड़का सामने आकर कहता है कि मेरा नाम टॉम फॉस्टर है, मेरे अंकल बिल फॉस्टर हुआ करते थे, जिनको दुनिया जो है एक सुपर हीरो गोलायत के नाम से जाना करती थी। कुछ टाइम पहले एक सुपर हीरो सिविल वॉर हुई थी, जहाँ पे मेरे अंकल ने सिविल वॉर के अंदर कैप्टन अमेरिका की साइड को चूज करा था और गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की कोशिश करी थी। और वहाँ पे टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड ने मिलकर थॉर के क्लोन को बनाया था। उन्होंने गॉड को क्लोन करने की कोशिश करी और उसी गॉड ने मेरे अंकल गोलायत की जो है जान ले ली थी। ये सारे के सारे लोग यहाँ पे लॉ की बात करते हैं, लेकिन आखिरकार वो सारे का सारा लॉ कहाँ चले जाता है जब बात उनके ऊपर आती है। ये लॉ आखिरकार इनके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं होता है। मैं अब तैयार हो चुका हूँ मुकम्मल तौर पे हल्क के लॉ के लिए। हल्क यहाँ पे जो कोई भी इनके लिए फैसला करेगा वो उससे ज्यादा बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। और वहीं से एक लड़की आती है और कहती है डॉक्टर स्ट्रेंज है वो डीमंस के साथ डांसेस करते हैं, वो डीमन के सोल्स को पी जाते हैं और वो शक्ति में अंधे हो चुके थे और उन्होंने तकरीबन हम सबको जान से मार ही दिया था। अब इन सारे के सारे सुपर हीरोज ने अपनी मनमानी बहुत चला ली है। यहाँ पे कोई ऐसा होना चाहिए जो कि इन हीरोज को उनकी हदें सिखाए, और अब जो कोई भी जजमेंट यहाँ पे होने वाली है हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो क्या तुम्हें अब भी ये सब पसंद नहीं आया? हाँ, तुमने क्या कहा था कि ये फेयर नहीं है, ये पूरी कहानी नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे एक्सक्यूजेस हमेशा ही मौजूद होते हैं, हमेशा कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होती है कि तुम इनोसेंट हो, लेकिन ये सारे के सारे लोग असलियत जानते हैं कि तुमने इनके साथ क्या किया है। इन सारे के सारे लोगों को ये नहीं पता कि तुम लोगों ने सच में क्या किया है। ये लोग नहीं जानते कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अब तुम समझ गए होगे कि ये सब कैसा फील होता है, और अब तुम फील करोगे कि ये कैसा होता है। और अगली बार हम देखते हैं कि यहाँ पे हल्क बेसिकली एक बहुत ही बड़े से कंटेनर को खोलता है, जिसके अंदर से खतरनाक किस्म का सकार का मॉन्स्टर निकलता है, और वो कहता है जिस दिन मेरी शटल सकार के ऊपर गिरी थी मैं उस दिन बहुत कमजोर था, मुझे गुलाम बना लिया गया और उसके बाद मुझे अरीना के अंदर धकेल दिया गया इस तरीके के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और अगले पल देखते हैं कि बेसिकली हल्क यहाँ पे जिस तरीके से उसके साथ सकार के ऊपर हुआ था, वो यहाँ पे इन चारों के चारों सुपर हीरोज को इसी तरह के अरीना के अंदर ले आया है ओबीडिएंट डिस्क लगा के, और उस मॉन्स्टर को यहाँ पे छोड़ दिया है। तो वहीं से रीड रिचर्ड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते बोलते कि टोनी जरा देखो। तो टोनी बोलता है कि मैं अपने आर्मर को समन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ओबीडिएंट डिस्क मुझे ऐसा करने नहीं दे रही हैं। स्ट्रेंज, अपने जादू का इस्तेमाल करो। हल्क ने मेरे हाथों को क्रश कर दिया है, मैं अब अपनी उंगलियों के जरिए स्पेल तक को कास्ट नहीं कर सकता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने टेंटिकल्स के अंदर दबोच लेता है, और हल्क बोलता है कि जब मैं यहाँ पे ये सारी की सारी बैटल्स कर रहा था सकार के ऊपर, तो उस वक्त मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ तुम लोगों का ही ख्याल था। लेकिन इसी तरह वहाँ पे टोनी स्टार्क जो एक जबरदस्त तरीके का ब्लेड उठाता है और उस मॉन्स्टर्स के टेंटिकल को काट के डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाता है, और वो मॉन्स्टर वहाँ पे जोर से चिल्लाता है। लेकिन वहीं से ब्लैक बोल्ट उछलता हुआ आता और सीधा उस मॉन्स्टर के सर के अंदर एक जबरदस्त तरीके का भाला मार के उसका काम वहीं पे तमाम कर देता है। वेल डन। लेकिन दूसरा जो दिन था मेरा सकार के ऊपर, वो लोग मुझे ले गए मॉ की तरफ, एक ग्लैडिएटोरियल ट्रेनिंग स्कूल। उन्होंने मुझे उस पिट के अंदर छोड़ दिया और बहुत सारे स्लेव्स के साथ, और उन लोगों ने पता है मुझसे क्या कहा कि हम यहाँ पे एक दूसरे को जान से मार डालें। और अगले पल हल्क यहाँ पे दूसरा कंटेनर खोलता है जिसके अंदर जबरदस्त तरीके के सकार के वेपन्स मौजूद होते हैं, और एलॉय बोलती है अपने अपने वेपन्स को चूज कर लो क्योंकि अब तुम लोग भी बिल्कुल वही करने जा रहे हो। लेकिन रीड बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन एलॉय वहाँ पे ओबीडिएंट डिस्क का इस्तेमाल करते हुए उन सबको शॉक देती है, और वहीं से हीरोइन बोलता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं है, ये ग्रेट अरीना सकार को देखते हुए बनाया गया है। ग्रेट अरीना ऑफ सकार के अंदर सिल्वर सर्फर तक ओबीडिएंट डिस्क को रेजिस्ट नहीं कर पाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली सुपर हीरो है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस ओबीडिएंट डिस्क से बच पाओगे? लेकिन वहीं से स्ट्रेंज बोलते हैं कि हीरोइन, अब बताओ कि आखिरकार कौन अपनी हदों को पार कर रहा है। हाँ, तुमने ठीक कहा स्ट्रेंज कि हमने अपनी हदों को तो पार कर दिया है, और मैं दुआ करता हूँ कि जो कुछ भी मैं आज कर रहा हूँ उसके लिए मेरे खुदा मुझे माफ करे। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे उन लोगों को जबरदस्त तरीके से शौक पे शौक दिए जा रहे होते हैं, और यहाँ पे सारे के सारे सुपर हीरोज मजबूरन उन वेपन्स को अपने हाथों में उठा ही लेते हैं। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से नॉर्थर्न वर्मोंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि इस वक्त सेंट्री का घर है, और हम देखते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट अब बेसिकली सेंट्री को मनाने के लिए उसके घर तक पहुंच चुके हैं और कहते हैं कम ऑन डेव, मेरे ख्याल से हमारे पास इससे बेहतर कोई प्लान होना चाहिए हल्क को टेक आउट करने का। सर, हमने सारे के सारे कन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया है, पॉइजन उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, और अगर हमने न्यूक्स करने का सोचा भी तो वो चीज उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना देगी। हमें इस वक्त जरूरत है सेंट्री की, द गोल्डन गार्डियन, यही एक सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है जो कि ये काम कर सकता है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं लेकिन मैंने ये भी पता लगाया कि उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है,
और वो पिछले 29 आवर से इसी दरवाजे के ऊपर इसी तरीके से खड़ा हुआ है और कुछ कर नहीं रहा, तो इसका क्या मतलब है आखिरकार? वेल सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और इसी वजह से तो हम आपको यहाँ पे लेकर आए हैं ताकि आप उससे पर्सनली अपील कर सके कि वो हमारी मदद के लिए आए। ओह, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? कहीं तुम मुझसे ये तो नहीं कह रहे कि अब मुझे इस पागल इंसान से जाके फेस टू फेस बात करनी जिसके पास पावर ऑफ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स है? मैंने सोचा था कि आयरन मैन ने उससे बात कर ली इस बारे में जब सबकी शुरुआत हुई थी। आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? तो आखिरकार आयरन मैन ने से यहाँ पे क्या बात करी थी? बिलीव मी सर, इस बात का जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार आयरन मैन और उसके बीच क्या बात हुई थी। और इसी तरह हम यहाँ से थोड़ी देर पहले शिफ्ट होते हैं जब आयरन मैन यहाँ पे रॉबर्ट से बात करने के लिए आता है और पूछता है कि रॉबर्ट, आखिरकार तुम्हें किस चीज का डर है? तो कहता है कि तुम इस बात को जानते हो कि मेरे साथ एक बीमारी है, कभी कभार मैं इसको कंट्रोल कर लेता हूँ लेकिन कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। आई एम सॉरी टोनी, लेकिन तुम मुझे ये जो चीज करने के लिए कह रहे हो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। देखो रॉबर्ट, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को बिल्कुल समझ रखा हूँ, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम इस फाइट के अंदर हमारे साथ नहीं आए तो हम हार जाएंगे। मैंने उस पूरे के पूरे बैटल ग्राउंड का एनालाइज किया है जो कि मून के ऊपर हुई थी। ब्लैक बोल्ट ने हल्क के ऊपर इतना खतरनाक अटैक किया था कि अगर वो आवाज वो यहाँ अर्थ के ऊपर इस्तेमाल करता तो पूरा का पूरा रोड आइलैंड वो उड़ता हुआ सीधे स्पेस के अंदर चला जाता। लेकिन उतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी हल्क वहाँ पे सर्वाइव कर गया और उससे सिर्फ उसका गुस्सा और बड़ा है। और तुम जानते हो कि हमने हल्क को इतने ज्यादा गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। तुम हल्क को हम सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। क्या मैंने ठीक कहा रॉबर्ट? और वहीं से सेंट्री बिल्कुल परेशान हो जाता है और कहता है, इतना पावरफुल ओपोनेंट जो कि मेरे सामने खड़ा होगा, इतनी ज्यादा अमाउंट के अंदर मुझे अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करना होगा। अगर सिर्फ एक मिली सेकंड के लिए भी मैंने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो तुम जानते हो टोनी कि उसका अंजाम क्या होगा। हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ रॉबर्ट, और ये चीज मुझे डरा रही है। हर रोजाना मैं भी इस तरह के फैसले करता हूँ जो कि किसी एक आदमी या फिर मिलियंस ऑफ लोगों को जो इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पे जिस स्टेक्स की बात की जा रही है वो बहुत ज्यादा है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन इस वक्त तुम्हारे अंदर क्या इतनी हिम्मत है कि तुम डिसाइड कर सको कि तुम्हें क्या करना चाहिए? लेकिन इस वक्त अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो वही तुम्हारा बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस बैटल का हिस्सा बनो या ना बनो। बिलियंस ऑफ लोग तो वैसे भी मरने वाले हैं, तुम्हें इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, वेदर यू लाइक इट और नॉट। मैं जानता हूँ रॉबर्ट कि तुम इसके लिए रेडी नहीं हो। सच कहूँ तो कोई भी समझदार इंसान इसके लिए कभी रेडी होगा ही नहीं, लेकिन अब वक्त आ चुका है टू प्ले गॉड। और इसी तरह हम यहाँ से दोबारा उसी अरीना के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इल्यूमिनाटी की टीम आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही है, क्योंकि ओबिडियंट डिस्क के जरिए उनको करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सारे के सारे हीरोज यहाँ पे परेशान हो चुके हैं कि अब होगा तो क्या होगा। लेकिन वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है वो इस वक्त यहाँ पे ये कह रही है कि जान से मार दो, किसी को नहीं छोड़ना। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर मजबूरी में अटैक कर रहे होते हैं। और वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं, मुझे माफ कर देना ब्लैक बोल्ट, और डॉक्टर स्ट्रेंज साथ ही साथ अपने स्पेल को कास्ट करने की पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त वो इस हालत के अंदर नहीं है कि वो अपने किसी भी स्पेल को पढ़ सकें या उसका इस्तेमाल कर सकें। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है हमारे हीरोज़ की, और सारी की सारी सुपर हीरो कम्युनिटी अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रही है लेकिन कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि सबके ऊपर इस वक्त जो है ओबिडियंट इसको लगा दिया गया है। लेकिन वहीं से कॉर्ग बोलता है, ग्रीन स्किन, मुझे लगता है कि हमने अपने पॉइंट को साबित कर दिया है, अब हमें और ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं से एलॉय बोलती है कि नेवर स्टॉप मेकिंग देम पे। टोनी, फॉर गॉड सेक, तुम ये कर क्या रहे हो? कम से कम अपने आप को डिफेंड करना तो सीखो, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि टोनी वहाँ पे अपनी एक शील्ड लेता है और उसके नीचे छुप के कुछ करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो। टोनी, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन टोनी बोलता है कि फायर। और हम देखते हैं कि यहीं पे अगले पल जो जबरदस्त तरीके के रोबोट्स होते हैं सकार प्लेनेट के, जो कि हल्क की तरफ होते हैं, टोनी स्टार्क ने जरासर उसमें से एक रोबोट को हैक कर लिया है और अगले पल वो उसका इस्तेमाल कराते हुए यहाँ पे एक जबरदस्त तरीके का अटैक करता है हल्क की तरफ। और वहीं से वो सारे के सारे लोग चिल्लाते हैं, उन्होंने हमारे डेड गार्ड को जो है हैक कर लिया है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं से एलॉय बोलती है, ऑल राइट ह्यूमंस, तो तुम लोग यहाँ पे मशीन इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर हम कुछ ऐसा ही करते हैं। और टोनी बोलता है कि रीड, वो मुझसे कुछ करवा रहे हैं, तुम्हें कुछ करना होगा, मैं इसको ज्यादा टाइम तक रोक नहीं सकता हूँ, भागो यहाँ से। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो टोनी की मदद से उस रोबोट को कंट्रोल करवाते हुए सुपर हीरोज के ऊपर उसी गन से अटैक करवाते हैं। और मिस्टर फैंटास्टिक बहुत मुश्किल से अपने आप को डॉज करते हुए बच रहे होते हैं और टोनी के ऊपर मुस्तकिल अटैक किए जा रहे होते हैं। और अगले पल मिस्टर फैंटास्टिक अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए टोनी की शील्ड के आर पार उसको एक जबरदस्त तरीके का पंच मार के गिरा देते हैं और वो अपना फाइनल ब्लो टोनी स्टार्क के ऊपर मार रहे होते हैं जिससे उसकी जान जा सकती है। लेकिन वहीं से आवाज आती है, तो लगता है कि आखिरकार अब हम सभी मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। लेकिन वहीं से क्राउड चिल्ला रहा होता है, किल हिम, जान से मार डालो, किसी को छोड़ना नहीं। लेकिन वहीं से रेड रिचर्ड अपने आप को बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहे होते हैं और उनको शॉक लग रहा होता है और कहता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, उसको रोको। और मीक बोलता है कि ग्रीन किंग, आप बताइए कि अब आगे क्या करना चाहिए।
और हम देखते हैं कि ये एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे हल्क इस बात का फैसला करेगा क्या रीड रिचर्ड आज टोनी की जान ले लेंगे पूरी की पूरी दुनिया के सामने। और वहीं पे अनाउंसमेंट होती है। तो आज इस अरीना के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाने वाला है। अगर हल्क ने अपने थंब को ऑफ करा तो वो जिएगा, और अगर उसने अपने थंब को डाउन किया तो टोनी स्टार्क की आज मौत हो जाएगी। तो आज का फैसला जो है वो हमारे हल्क के हाथों में है। और इस तरह हम देखते हैं कि हमारा हल्क जो है वो यहाँ पे अपना फैसला सुना रहा होता है। और ये पूरी की पूरी लाइव फुटेज जो है टीवी के ऊपर दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे सेंट्री जो है वो अपने घर से खड़ा हुआ ये सब कुछ सुन रहा होता है। और सेंट्री यहाँ पे इंतजार कर रहा है हल्क के डिसीजन का कि वो क्या डिसीजन लेता है, और उसके बाद ही सेंट्री फैसला करेगा कि उसको क्या करना है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि सेंट्री यहाँ पे अपने डिसीजन सुना देता है, और वो यहाँ पे सीधा थम्स डाउन करता है। और उसी थम्स डाउन के साथ सेंट्री यहाँ से अपनी फुल सुपरसोनिक स्पीड के साथ अपने घर से निकलता और कहता है इट्स टाइम टू प्ले गॉड। इसी तरह हम दोबारा से उसी पूरे के पूरे एरिना के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सारे के सारे सुपर हीरोज कहते हैं फॉर द लव ऑफ फेट, ये आखिरकार तुम क्या कर रहे हो ब्रूस, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। हल्क तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो जो चाहे कर सकता है रिक जोन्स। और जब तक ये सारे के सारे प्यूनी ह्यूमंस इस ओबीडियंट डिस्क को पहने हुए हैं वो उसको रोक नहीं सकते हैं। अब हल्क ने अपने फैसले को सुना दिया है, तो किल हिम रीड रिचर्ड्स, किल योर आयरन मैन। और हम देखते हैं कि यहाँ पे रीड रिचर्ड अब मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि मीग ने अपनी ओबीडियंट डिस्क के जरिए उनको ये ऑर्डर दिया है कि वो अपना फाइनल ब्लो मार के टोनी स्टार्क की जान ले लें। लेकिन रीड अपने आप को अभी भी बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करते हैं। उनकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेच हो चुकी है इस पूरी की पूरी पावर्स की वजह से। और वहीं से हल्क खड़ा होकर कहता है क्यों नहीं रिचर्ड्स, तुमने तो एक पूरी की पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है, तो अब तुम आयरन मैन को मारने से हिचकिचा क्यों रहे हो। द प्लेनेट सकार, जहाँ पे आखिरकार इतनी ज्यादा जंगों के बाद सारे के सारे लोग एक साथ मिलके खड़े हुए थे, जहाँ पे बच्चे उन शटल के ऊपर खेल रहे थे, जहाँ पे बच्चे दोबारा से खेलना शुरू कर चुके थे उस शटल के ऊपर जिसको तुमने वहाँ भेजा था, वो शटल जो कि एक्सप्लोड कर गई। मेरे लोग, मेरी बीवी और उसके पेट में मेरा बच्चा, तुमने उन सबको मार डाला। नहीं हल्क, मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, अब तुम आखिरकार रुक क्यों रहे हो, तुम्हें जो कहना था वो तुम कह चुके हो, अब तुम्हें उसको जान से मारना ही होगा। टोनी ये पावर, टोनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो, किसी ना किसी तरीके से इस डिस्क को तुम्हें ओवरराइड करना ही होगा। मैं ज्यादा टाइम तक रेजिस्ट नहीं कर सकता हूँ टोनी, मैं रीड बस एक सेकंड, मुझे सिर्फ एक सेकंड दो, मैं इसको रोक लूंगा, मैं रोक लूंगा, अभी तुम्हें करना होगा, मैं अब और नहीं रोक सकता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड वहाँ पे अपने पूरे के पूरे ब्लो को वहाँ पे आयरन मैन की तरफ मार देते हैं, लेकिन वो ब्लो जो है आयरन मैन के चेहरे के करीब लगा होता है और आयरन मैन बोलता है कि वो, और वहीं से रीड बोलता है कि टोनी थैंक गॉड तुमने कर दिखाया, मुझे नहीं लगा था कि हम ये कर पाएंगे। नहीं रीड, मैंने तो अभी तक सिर्फ इस डिस्क के 2 सेक्टर्स को ही क्रैक किया है, और तुम्हारी डिस्क को तो अभी तक मैंने छुआ तक नहीं है। ये मैंने नहीं बल्कि उसने किया है। और हम देखते हैं कि बेसिकली हल्क ने जो है इन हीरोज को माफ कर दिया है। तो एलॉय बोलती है कि हल्क ये तुमने क्या किया, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया हल्क, आखिरकार आपने उनको जिंदा क्यों छोड़ दिया। तो रिक जोन्स बोलता है क्योंकि तुम नहीं जानते हो मीग कि असली हल्क कौन है। अच्छा रिक जोन्स, तो क्या तुम जानते हो कि हल्क कौन है और वो क्या करता है। रिमेंबर दिस पुनी ह्यूमंस, हम यहाँ पे जस्टिस के लिए आए थे ना कि मर्डर के लिए। तो ये बात जान लो कि हमारे हाथों से इस प्लेनेट के ऊपर कोई नहीं मरा है और ना ही कोई मरेगा, लेकिन हम इस बात को मेक श्योर जरूर करेंगे कि इस अर्थ का हर एक बच्चा इस बात को जान ले कि तुम लोग कौन हो, और जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया है उसको अब कोई भुला नहीं पाएगा। तुम लोग झूठे हो, गद्दार हो और किलर्स हो। लेकिन वहीं से रीड बोलते हैं कि फॉर द लास्ट टाइम ब्रूस, मैं तुम्हें यही कहूंगा कि हमने वो नहीं किया था। लेकिन वहीं से हल्क बोलता है अब मैं तुम्हारे इस पूरे के पूरे शहर को खाक में मिला के रख दूंगा, ताकि दुनिया याद रख सके कि ये सब कुछ जो शहर के साथ हुआ है वो तुम लोगों की वजह से हुआ है। तो स्टार्क बोलता है कि नहीं, हमने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश करी अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लेकिन तुम हमारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हो। तो अब मैं तुम्हें तुम्हारा आखिरी मौका देता हूँ हल्क कि तुम सरेंडर कर दो। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो, और अगर मैं सरेंडर ना करूं तो तुम क्या कर लोगे मेरा। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, जहाँ पे हल्क का स्टारशिप जो होता है उसके अंदर से कोई चीज जाके उसको 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ देती है। और ये देख के हल्क शॉक में क्या कहता है, ये क्या चीज है जो कि उसके पूरे के पूरे शिप को एक ब्लो के अंदर बर्बाद कर सकती है। और उसका वो पूरा का पूरा जहाज यहाँ अरीना के अंदर गिर जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ से कोई और नहीं बल्कि सेंट्री अब यहाँ पे आ चुका है और कहता है हेलो मेरे पुराने दोस्त। और अगले पल सेंट्री यहाँ पे अपनी सुपरसोनिक स्पीड के साथ आता है और इनक्रेडिबल हल्क को अपने साथ घसीटता हुआ लेके जाता है, और उस वक्त वो इतनी ज्यादा इम्पैक्ट के साथ जाता है कि वो पूरा का पूरा अरीना, आसपास की सारी बिल्डिंग्स, उन सबको आर पार करके तोड़ देता है। सेंट्री तुम इस फाइट को नहीं चाहते हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते हो। तो सेंट्री बोलता है कि हाँ मेरे भाई, हाँ गॉड हेल्प मी, मैं अब चाहता हूँ ये करना। मैंने अपने आप को बहुत टाइम तक रोकने की कोशिश करी, लेकिन
मैं इस बात को जानता हूँ कि सिर्फ तुम ही तो एक ऐसे इंसान हो जिसको मैं मार सकता हूँ। इसके अलावा मैं किसको इस तरीके से मार सकता हूँ। और अगले पल सेंट्री यहाँ पे आके हल्क को एक जबरदस्त तरीके का पंच मारता है और हल्क अगले 10-15 ब्लॉक्स को तोड़ता हुआ एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर घुसता है। और वहीं से उठते हुए वो कहता है, ऑल राइट, स्टॉप, रिचर्ड्स, ऑल ऑफ यू। इस बात को याद रखना कि अब यहाँ पे जो कोई भी हंगामा होने वाला है, जो कोई भी लोग मरेंगे, उस सब के जिम्मेदार तुम लोग होने वाले हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्री अपनी फुल स्पीड से हल्क के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और वहीं हमारा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। और लिटरली इस वक्त इनकी फाइट का स्कोप इतना ज्यादा बड़ा है कि उनके एक एक पंच से पूरे के पूरे एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर रिलीज हो रही है। आसपास के बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स, सारी की सारी चीजें वो एक साथ में मिलते जा रही हैं। और वहीं से सेंट्री भी बोलता है कि बहुत बढ़िया, जस्ट वंस मोर, ये करते रहो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और अगले पल सेंट्री यहाँ पे खून हो चुका होता है हल्क के पंचेस से, लेकिन वहीं पे वो अपनी पावर ऑफ द मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स को हल्क के ऊपर अनलीश करता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। इसकी वजह से आसपास के पूरे ब्लॉक्स वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। आग यहाँ पे ऐसे बह रही होती है जिस तरह पानी का कोई तूफान आ गया हो। और वहीं से कॉर्ग बोलता है कि वैन ग्रिम, आखिरकार ये तुम्हारा सेंट्री कर क्या रहा है। अरे कॉर्ग, इस बात को जान लो कि सेंट्री मेरा नहीं है, लेकिन अगर मुझे गैस करना हो तो वो यहाँ पे पावर ऑफ द मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स को अनलीश कर चुका है। और वहीं से रीड बोलते कि लेकिन वो तो एक एग्रोफोबिक है जो कि अपनी ही पावर से डरता था, उसने आज से पहले कभी भी अपनी पावर्स को इस तरह से अनलीश नहीं किया है। टोनी, आखिरकार तुमने उससे ये सब क्या कहा था। तो टोनी बोलता कि देखो भाई, मैंने उससे बस यही कहा था कि कभी कभार चीजों को ठीक करने के लिए तुम्हें गॉड बनना ही पड़ता है। भाई जनरल थंडरबोल्ट रॉस कहते हैं, यू मोरॉन्स, तुमने एक मॉन्स्टर के बदले दूसरे मॉन्स्टर को लाके खड़ा कर दिया। तो हीरोइन बोलता है कि नहीं, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है जनरल रॉस, ये है वर्ल्ड ब्रेकर। क्योंकि इस वक्त सेंट्री और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के दरमियान जो फाइट हो रही है, आज से पहले मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री के अंदर ऐसी फाइट को कभी सुपर हीरोज ने विटनेस नहीं किया था, इतने ज्यादा बड़े पावर लेवल के ऊपर। और वहीं से रिक जोन्स बोलता है कि ओह गॉड, आखिरकार अब तुम्हें किस बात की परवाह है रिक जोन्स, वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन हमारे हल्क को नहीं मार सकता है। हाँ, तुमने ठीक कहा कि वो हल्क को तो नहीं मार सकता है, लेकिन इस प्लेनेट के ऊपर हर दूसरी चीज वो उसकी आग का शिकार हो जाएगी। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्री जो है वो अपनी पावर्स को मुकम्मल तौर पे अनलीश कर चुका होता है और उसने एक जबरदस्त तरीके का फायर स्टॉर्म क्रिएट कर दिया है। और वो फायर टोर्नेडो जो है वो बेसिकली अपने लपेट में हर एक चीज को ले रहा है, चाहे वो सुपर हीरोज हो, विलन्स हो, बिल्डिंग्स हो, सिविलियंस हो, अब वो किसी को नहीं देख रहा है। सेंट्री अपने ऊपर से काबू खो चुका है। और वहीं पे इनक्रेडिबल हल्क यहाँ पे अरीना के अंदर गिरता है, जिसके जिस्म पे जबरदस्त तरीके की आग लगी हुई है। उसके वारबाउंड आकर उसको सेव करने की कोशिश कर रही हैं। और अगले पर रीड रिचर्ड बोलते हैं कि टोनी, तुम्हें इसको रोकना ही होगा। अब स्टोन शिप जो है वो गिरा चुका है सेंट्री, तुम्हारी सैटेलाइट वापसी ऑनलाइन हो गई होंगी, तुम इसको रोक सकते हो। तो टोनी बोलता है कि मैं उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा सा और करीब जाने की जरूरत है। और अगले बार ब्रूड वहाँ पे आके रीड रिचर्ड और टोनी स्टार्क को बचाता है आग के गोले से। तो अलॉय बोलती है कि ब्रूड, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम उनकी जानें बचा रहे हो, ये अपने ऊपर ये सब कुछ खुद लेकर आए हैं। तो ब्रूड बोलता है कि तुमने ठीक कहा, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ इनकी जिंदगी दांव पे लगी होती तो मैं ये कभी नहीं करता। लेकिन अब बात काफी आगे बढ़ चुकी है और हम यहाँ पे इसीलिए नहीं आए हैं कि अपने आंखों के सामने एक दूसरी दुनिया को जलता हुआ देख सकें। और वहीं पे हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड मिलके अलग अलग सैटेलाइट्स के जरिए उस डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि प्रोबेबली हल्क और सेंट्री को शांत कर सकती है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि हल्क इस पूरी की पूरी आग के अंदर से उठता और कहता है, स्टूपिड ह्यूमंस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मशीनें मुझे रोक सकती हैं। और अगले पल वहाँ पे हल्क दोबारा से गुस्से के अंदर उछलता हुआ सीधा सेंट्री की तरफ जाता है और वो बोलता है, आह ब्रूस, क्या मैं तुमसे बात पूछ सकता हूँ, क्या तुम्हें हमेशा इतना ही अच्छा लगता है जब तुम अपने आप को लेट गो करते हो, जब तुम अपनी पावर्स को अनलीश करते हो और अपने ऊपर से कंट्रोल छोड़ देते हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली इस फाइट के अंदर सेंट्री ने पहली बार अपनी पावर्स को इतने बड़े लेवल के ऊपर अनलीश किया है, क्योंकि सेंट्री अपनी पावर्स को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सिर्फ हल्क ही एक ऐसा इंसान है जो कि इसकी पावर्स के सामने इतनी देर खड़ा भी हो पाया है। और ये देख के सेंट्री अब बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, वो अपनी पावर्स के नशे में अंधा हो चुका है और उसको उसमें मजा आने लग गया है। और यही इस पूरी की पूरी स्टोरी का सबसे खतरनाक पॉइंट है, जहाँ हम देखते हैं कि सेंट्री लिटरली हल्क की इतने बुरे तरीके से शामत बुला रहा होता है, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई हल्क के साथ कर सकता है, क्योंकि सेंट्री ही एक ऐसा पावरफुल इंसान है जो कि हल्क की ये हालत कर सकता है। लेकिन वहीं पर हल्क इस सब के बावजूद भी हार नहीं मान रहा है। वो सेंट्री का यहाँ पे हाथ पकड़ता है, उसको मारना शुरू करता है। लेकिन सेंट्री कहता है, ये कितना फनी है ना कि इतने सालों तक मैंने हमेशा तुम्हें काम डाउन करने की कोशिश करी है, लेकिन अब इस अंत के अंदर वो मैं हूँ जिसको तुम अब यहाँ पे शांत करवाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब मेरा यहाँ पे रुकने का कोई मूड नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क और सेंट्री पूरे के पूरे आसमान के अंदर यहाँ पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं और उनके चारों तरफ एक पूरे के पूरे आग का टोर्नेडो घूम रहा है। और वहीं से सेंट्री बोलता है, अब बस बहुत हो चुका है, गुड बाय ओल्ड फ्रेंड।
और रीड बोलता है कि टोनी जल्द से जल्द तुम्हें ये करना होगा, तुम ये कर क्या रहे हो, इतना वक्त क्यों लग रहा है? मैं अभी भी डेटाबेसेस को हैक कर रहा हूँ। मैंने अभी तक इस पूरी की पूरी चीज को मेजर नहीं करा कि इसके इफेक्ट क्या होंगे अगर हमने इसको कंबाइन कर दिया। देखो टोनी, तुम्हें जो कुछ भी करना है अभी करना होगा। तुम स्कोप को नैरो करो ताकि तुम फायर कर सको और कंटेनमेंट टीम को फौरन से कॉल करो। लेकिन जो कुछ भी करना है तुम्हें फौरन अभी इसी वक्त करना है, हमारे पास अब वक्त बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हल्क पागल हो चुका है और उसकी आंखें चमकना शुरू हो चुकी हैं। और वहीं पे सेंट्री की तरफ देखें तो उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। और हल्क कहता है कि स्टूपिड, वो चाहे तुम्हें जो कुछ भी बुलाते हो, सेवियर, डिस्ट्रॉयर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम क्या चूज करते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। और अगले पल वहां पे उन दोनों की क्लैश से एक खतरनाक किस्म का विस्फोट होता है और सारे के सारी शॉकवेव जो है सारे के सारे हीरोज तक पहुंचती है। और हम देखते हैं कि अगले पल वहां से आवाज आती है, ऑल सिस्टम्स ऑनलाइन, डायरेक्टर स्टॉक, वेपन्स तैयार हो चुके हैं और आपके कमांड का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन टोनी बोलता है कि रुक जाओ, अभी कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि जब वो पूरी की पूरी आग ठंडी होती है जिसके अंदर वर्ल्ड ब्रेकर, हल्क और सेंट्री एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे, तो वो यहाँ पे अभी भी इस आग के ठंडे होने तक लड़ रहे होते हैं। लेकिन उन दोनों ने अपनी पावर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया होता है कि वो दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जहाँ हमारा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ब्रूस बैनर की फॉर्म के अंदर और सेंट्री वापसी अपनी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की फॉर्म के अंदर आ चुका है। और ये बात भी मार्वल कॉमिक्स में पहली बार हुई है कि किसी ने मार मार के हल्क को उसकी ब्रूस बैनर की फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म किया हो और सेंट्री को किसी ने इतना मारा हो कि वो अपनी रॉबर्ट रेनॉल्ड की फॉर्म में आ गया हो। तो ये दोनों चीजें लिटरली पहली बार हो रही हैं और ये बात बता देती है कि हल्क और सेंट्री वो दोनों एक दूसरे के टक्कर के सुपर हीरोज हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सेंट्री यहीं पे कहता है कि ब्रूस, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने सबको बंद कर दिया, मैं सबको कभी नहीं रोक पाता। और अगले पल रॉबर्ट यहाँ पे बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है और सारे के सारे सुपर हीरोज जिनकी इस वक्त धज्जियां उड़ चुकी हैं वो यहाँ पे ब्रूस की तरफ देख रहे होते हैं। और वहीं से मीक बोलता है कि तुम आखिरकार कौन हो, हल्क कहाँ गया? तो वहीं से हीरोइन बोलता है कि तुम उसको अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। वर्ल्ड ब्रेकर हम सब के दिलों के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर बसता है, जो कि हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वो सकारसन जो कि दुनियाओं को रिडीम करता है। आज फाइनली हल्क ने इस बात को जान ही लिया कि आखिरकार वो कौन है। तो वो दरअसल एक सकारसन है, ना कि वर्ल्ड ब्रेकर, जिसने इस दुनिया को बचा लिया है। और हम देखते हैं कि ब्रूस यहाँ अपने होश में आ चुका है, वो रिक से आके मिलता है और रिक बोलता है कि ब्रूस वेलकम होम। लेकिन यहीं पे मीक बोलता है कि नहीं, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है, इतनी जल्दी तो नहीं, हमारी तरफ वापसी आओ हल्क, लौट कर वापसी आओ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि मीक यहाँ पे जज्बात में आते हुए अपने भाले को सीधा रिक जोन्स की छाती के आर पार कर देता है। और वहीं से मीक बोलता है कि कम बैक हल्क, कहाँ हो तुम, सामने आओ। और वहीं से ब्रूस रिक को देखकर कहता है कि रिक क्या 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 तुम ठीक हो? लेकिन हम देखते हैं कि रिक जोन्स का खून बहना शुरू हो चुका और ऐसा लग रहा है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन वो कहता है कि ब्रूस नहीं ब्रूस, तुम्हें शांत रहना होगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क, जो कि अभी काफी ज्यादा मुश्किल से शांत हुआ था, उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त के सीने के आर पार एक भाला घुसा दिया गया है। ये देख के वो अगले ही पल दोबारा से हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है और सीधा मीक के ऊपर अटैक करता है। और वहीं से कॉर वगैरह आता है, कहते हैं कि नहीं हल्क, हम वार बाउंड हैं, हमने कसम खाई थी कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, ना कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन हल्क वहाँ पे कॉर को उठा के हीरोइन के ऊपर फेंकता है और ब्रूड आके कहता है कि हल्क जरा रुक जाओ, मीक तुम्हारा सबसे पहला दोस्त है जो कि तुमसे मिला था, तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं से मीक बोलता है नहीं, दरअसल रिक इसका पहला दोस्त था, वो था और वो ही हमेशा रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हल्क अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और वो अगले पल आके अपने पैरों से, अपने हाथों से मीक को कुचल के मारना शुरू कर देता है, उसकी धज्जियां उड़ा देता है। और वहीं से मीक इस हालत में भी कहता है कि हाँ, तुम्हें यही करना चाहिए, क्योंकि तुम यही करने के लिए तो बने हो, तुम उनको कभी भी अपने आप को रोकने नहीं देना हल्क, नेवर स्टॉप मेकिंग देम पे। तुमने ही मुझे ये बात सिखाई थी और इसीलिए मैंने उन सबको जान से मार डाला, और इसलिए अब तुम भी मुझे इसके लिए जान से मार डालोगे। और उसके बाद लेकिन वहीं से हल्क कहता है कि तुमने उनको मार डाला, तुम उनकी किन की बात कर रहे हो? हाँ, देखा तुमने कि मुझे हमेशा तुम्हें याद दिलाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तुम हमेशा भूल जाते हो, जैसा कि तुम तब भूल गए थे जब तुम्हें तुम्हारी रानी मिल गई थी, वो सारा का सारा पीस मिल चुका था जो तुम हमेशा से चाहते थे। लेकिन ये वो पीस नहीं है जो कि तुम चाहते थे, ये वो चीज नहीं जिसके लिए तुम बने थे। तुमने सकार प्लेनेट को कॉन्क्यर कर लिया, तुमने रेड किंग को जान से मार डाला, तुम्हें उनके सारे के सारे लोगों को स्लॉटर कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने उनको जीने का एक मौका दिया, उनको तुमने अपनी तरफ कर लिया। तो मैंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरी की पूरी शटल के अंदर से उसके कोर को बाहर निकाला और वो उसके साथ कुछ करने की या कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से वही लोग जिनको तुमने जिंदा छोड़ दिया था, वो एक अजीबोगरीब पुराने से कोर को उस शटल के अंदर दोबारा फिट कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि इसके जरिए वो तुम्हें जान से मार सकते हैं।
लेकिन मैं इस बात को जानता था, वो तुम्हें मारने की कितनी भी कोशिश कर ले तुम नहीं मरोगे, लेकिन इसके जरिए तुम्हें ये बात जरूर याद आ जाएगी कि तुम किसके लिए बने हो। तो हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे इस बात को रिवील किया गया है कि बेसिकली सकार प्लेनेट के ऊपर वो शिप को इल्यूमिनाटी की वजह से नहीं फाड़ा गया था, ना ही उनकी कोई गलती थी, बल्कि उसके अंदर जो रेड किंग के लोग थे जिसको हल्क ने यहाँ पे डिफीट करके एक नया चांस दिया था उसके लोगों को कि वो उसके साथ रह सके, वही लोग दरअसल उस शटल के अंदर एक पुराने कोर को फिट कर देते हैं जो कि काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है और कभी भी फट सकता है। लेकिन उससे बड़ी बात कि मीक ने उनको ये सब करते हुए देख लिया था, वो चाहता तो इस सबको रोक सकता था लेकिन उसने ये होने दिया, क्योंकि उसके हिसाब से हल्क जो है वो काफी ज्यादा शांत हो चुका था, हर तरफ खामोशी हो गई थी और मीक हल्क को कभी भी ऐसा नहीं देखना चाहता। लेकिन वहीं से ब्रूड मीक के मुंह पे एक जोरदार अटैक करते हुए बोलता है, द चिल्ड्रन, वो हमारे अपने भाई थे, वो हमारे हाइवलिंग्स थे जो कि पूरे के पूरे धमाके में मरे गए, वहाँ पे मिलियंस ऑफ सोल्स मारे गए हैं। हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन उन सब का मरना जरूरी था ताकि वर्ल्ड ब्रेकर जाग सके और आखिरकार सारी की सारी चीजों का अंत कर सके। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि सारे के सारे वॉरबाउंड हल्क की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हल्क शांत हो जाओ, आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि अब जब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को ये बात पता चल गई है कि दरअसल उसकी बीवी, उसके बच्चे और हजारों लाखों को मारने वाला वो इल्यूमिनाटी नहीं थी जिसके लिए वो यहाँ पे आया, बल्कि उसका खुद का ही वार बाउंड था जिसने ये सारी की सारी प्लानिंग करी थी, तो हल्क अपने पूरे के पूरे आपे को खो चुका है और अचानक से उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज जाना शुरू हो जाती है। लेकिन रीड बोलते हैं, ब्रूस इट्स ऑल राइट, प्लीज शांत हो जाओ, देखो जो हुआ उसको भुला दो, उस वक्त हम तुम्हारे साथ मौजूद नहीं थे लेकिन अब हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी इसके अंदर हर तरह से मदद करेंगे। लेकिन हल्क के अंदर से खतरनाक किस्म का बर्स्ट ऑफ एनर्जी निकलता और कहता है कि बस तुम सब के बिना ये सब कभी होता नहीं अगर तुम मुझे स्पेस के अंदर नहीं भेजते, और इसके लिए मैं तुमसे हमेशा नफरत करता रहूंगा, ठीक उतनी ही नफरत जितना मैं अपने आप से करता हुआ आया हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि हल्क का गुस्सा इस वक्त एक अनदर लेवल के ऊपर जा चुका है जहाँ पे उसकी बॉडी गामा एनर्जी से ग्लो कर रही है, आसपास की सारी बिल्डिंग्स के अंदर शॉकवेव पैदा हो रही है, उसके जमीन के ऊपर एक एक कदम रखने से अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और जमीन फट रही है। अमेरिका के दूसरे स्टेट्स के अंदर इसके पूरे के पूरे शॉकवेव्स को महसूस किया जा रहा है, पूरा का पूरा अमेरिका, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो हल्क के सिर्फ एक कदम रखने से हिल रहा है। ये इतनी ज्यादा पावर है ना कि पहले कभी किसी ने देखी थी ना ही विटनेस करी थी। और वहीं से मिस्टर प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर हिलना शुरू हो चुका होता है और वो कहते हैं कि डेव आखिरकार ये चल क्या रहा है। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं बस आपको यही कहूंगा कि अगर हल्क ने 2 और कदम जमीन के ऊपर चले तो हम पूरे के पूरे ईस्टर्न सीबोर्ड को खो देंगे, यानी कि लिटरली एक आधे कॉन्टिनेंट को हल्क सिर्फ अपने 2 पैर जमीन के ऊपर रखने से खत्म कर सकता है। और वहीं से हल्क बोलता है कि डू इट, कर दो इसको फौरन से, कर दो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी दुनिया को तोड़ दूं। और वहीं से हम देखते हैं कि आयरन मैन बोलता है कि गॉड हेल्प अस, 3 मीटर फोकस, 19 मिलीसेकंड ब्रस्ट एवरी 100 मिलीसेकंड्स। और अगले पर टोनी स्टार्क अपनी डिवाइस को ऑन करता है और एक पूरे के पूरे एम को तैयार करता है जो कि उसके ऊपर आगे गिरता है। और मीक बोलता है कि नहीं हल्क, तुम उनको ये सब करने नहीं दे सकते हो। और अगले पर टोनी स्टार्क अपनी सैटेलाइट्स को ऑन करता है और एक पूरे के पूरे स्कोप को ले जाता है और कहता है कि टारगेट TS-53 एंथनी स्टार्क, डॉस कमेंस ट्रैकिंग, वेट फॉर माय मार्क एंड। और अगले पल हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क वहाँ पे हल्क की तरफ से बहुत ज्यादा तेजी से भागता है और उस पूरे के पूरे टारगेट को हल्क की बॉडी के ऊपर सेट कर देता है और कहता है कि ऑल राइट, अब टारगेट सेट हो चुका है, मार्क हिम। और वहीं से हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क की जबरदस्त तरीके की जो सैटेलाइट है जिसको पहले ब्लॉक किया गया था स्टारशिप की वजह से, अब वो चल चुकी हैं। और अगले पल वहाँ पे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के ऊपर एक जोरदार बॉम्बार्डिंग होती है। इस खतरनाक किस्म के धमाके के अंदर हम देखते हैं कि अभी भी हल्क के दिमाग में से वही ख्याल आ रहा है अपनी बीवी का, जो कि उससे कह रही है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं जानता हूँ इस बात को मेरी जान, और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जहाँ पे हल्क के ऊपर ये अटैक किया जा रहा है उसके साथ साथ उसकी ये सारी की सारी यादें भी उस धमाके के साथ मिटती जा रही हैं। और अगले पल यहाँ पे हल्क की आंखें खुलती हैं, लेकिन अब वो हल्क नहीं बल्कि अपनी ब्रूस बैनर की फॉर्म के अंदर आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि टोनी स्टार्क की बनाई हुई वो मशीन वो काम कर चुकी है और हल्क वापसी अपनी ब्रूस बैनर की फॉर्म में आ चुका है। तो ये हुआ किस तरीके से, तो दरअसल टोनी स्टार्क ने जिस सैटेलाइट का इस्तेमाल करा है उसके जरिए उसने बैनर की बॉडी के अंदर होने वाली सारी की सारी गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है। और इसलिए क्योंकि हल्क की सारी ताकत गामा रेडिएशन से आती है तो उस रेडिएशन को खींचने के बाद वो वापसी अपनी बैनर वाली फॉर्म के अंदर आ चुका है। तो ये है कहानी द हल्क की, और आखिरकार वो किस तरीके से फाइनली घर लौट कर आया। उसने कहा था कि वो तुम्हें जो चाहे वो बुला सकते हैं, सेवियर, डिस्ट्रॉयर, लेकिन सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम अपने लिए क्या चूज करते हो। बच्चों, जो चॉइस उसने ली है उसको जरा विटनेस करो और गॉड का शुक्रिया अदा करो कि गॉड ने तुम्हारे ऊपर रहम करा और तुम्हारी उन दुआओं को सुन लिया, वरना ये मर्सी तुम्हें कभी नसीब नहीं होती। आज की रात हल्क शायद सो गया हो, लेकिन उसका गुस्सा वो कभी नहीं मरेगा।
तो हम देखते हैं कि इस पूरी की पूरी स्टोरी के कंक्लूजन के अंदर सारा का सारा न्यूयॉर्क सिटी चल रखा है। मोहाइव डेजर्ट के अंदर बेसिकली ब्रूस बैनर को जो है अर्थ से 3 मील नीचे जो है एक कंटेनमेंट यूनिट के अंदर कैद कर दिया गया है, उसकी ब्रूस बैनर वाली फॉर्म के अंदर, ताकि वो कभी दोबारा किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन इस कहानी के अंत के साथ हम प्लेनेट सकार के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे खंडर और राख प्लेनेट के ऊपर अभी भी कोई चीज जिंदा है, और अचानक वो उस पूरी की पूरी मट्टी से उठती है, जो कि दिखने में बिल्कुल हल की तरह नजर आ रही है। दी एंड।